तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है, किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है तो किसी को सेकंड सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं, आप लोगों के इसमें भाई टोटल 2 यूनिट दी गई हैं, बाकी उनके अंदर सेपरेट भाई चैप्टर्स भी जो है दिए गए हैं। इसी सिलेबस से जो है हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं और मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाते हो और इन नोट्स को पढ़ के चले जाते हो तो 100% जो है आप लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। अब ये है भाई आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आप लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में, या इन नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो भाई इन नोट्स में जो है हमने एकदम सिस्टमेटिक वे में सारे आंसर जो है तैयार कर रखे हैं। इन नोट्स का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ हर क्वेश्चन का। एक चीज और बता दूं भाई मैं आप लोगों को, इस वीडियो में सिर्फ ये शुरू के जो 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करे गए हैं। बाकी जो भाई 5 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो इन टॉपिक्स को जो है या इन क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर अप नहीं करा गया। अब ये बाकी के भाई मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप खुद इजीली जो है लिख सकते हो बना के। जैसे कि भाई डायरी के ऊपर आप आसानी से लिख दोगे, संपादकीय लेखन के बारे में भी आप इजीली लिख दोगे। इसके साथ साथ जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन मतलब कि रिपोर्ट, तो इसके बारे में भी आप जो है खुद से लिख सकते हो। इजी टॉपिक है ये, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है इस वजह से हमने इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन नहीं करा इन सारे टॉपिक को, बट आप नोट्स के थ्रू जो है इन टॉपिक्स को सेल्फ स्टडी कर पाओगे। अदरवाइज आप खुद भी इतने समझदार हो, इतना तो भाई आप बना के भी लिखाओगे क्योंकि इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत पहले ही पढ़ चुके होगे। जो मेन चीज थी वो सब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाई दी है। नोट्स का लिंक भाई आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स जो है ले सकते हो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप समझते हैं भाई हम अपने इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण का अर्थ यानी कि मतलब। तो संप्रेषण शब्द का अर्थ या फिर मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा के अंदर अगर मैं बिना डेफिनेशन के बताऊं तो संप्रेषण का नॉर्मल मतलब होता है बातचीत करना, यानी कि मैं अपने विचारों को, मैं जो सोच रही हूँ मैं उस बात को आप तक कैसे पहुँचा रही हूँ, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होगा इसी को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये सब कैसे पहुँचा रही हूँ आप तक, यानी मैं अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाऊँ तो बातचीत के द्वारा ही पहुँचाऊँगी ना, तो इसलिए संप्रेषण का नॉर्मल मतलब होता है बातचीत करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना संप्रेषण कहलाता है। मैंने भी बताया ना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बात को समझना संप्रेषण कहलाता है। हम बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर संप्रेषण कर सकते हैं। तो अब हम जो ये कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? हम बोलकर भी कर सकते हैं, हम सुनकर भी कर सकते हैं किसी की बात को, हम देखकर भी कर सकते हैं, यानी कि टीवी जैसे हम देखते हैं तो टीवी को देखने के द्वारा भी हम एक संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं। कैसे कि जो टीवी पे जो भी हम कुछ देखते हैं, ठीक है, वो हमें अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। जैसे कि हमने एक मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी हम समझते हैं ना, तो अभी हमने बताया कि दूसरों की बात को समझना भी संप्रेषण कहलाता है। तो वो जो हमें उस मूवी के अंदर समझाना चाहते हैं हम उसे समझते हैं। ठीक है, हम पढ़कर, चित्र बनाकर भी संप्रेषण कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ तरीके बता दिए कि संप्रेषण कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरे शब्दों में विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। यानी और छोटी भाषा में बोलूँ, छोटी सी परिभाषा दूँ तो विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरे अंदर भावनाएं क्या हैं, ठीक है, मैं क्या सूचना आगे तक बढ़ाना चाहती हूँ, किसी को देना चाहती हूँ, तो उन सब का आदान प्रदान भी संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, यानी जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो मुझे, यानी कि मैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ और वो मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गई, जो प्रक्रिया हो गई, इसको संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनुष्य और समाज के बीच जो विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो भाषा के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो मनुष्य, यानी कि जो हम होते हैं और जो हमारा समाज है, एक मनुष्य और समाज के बीच में उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं,
उनका जो लेन देन होता है वो किसी भाषा के द्वारा किया जाता है। ये तो नॉर्मल है ना। अच्छा सोचो आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, जो आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए हिंदी भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और पता है आपको, हम उसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा एक माध्यम होता है बात करने का या फिर किसी से संप्रेषण करने का, ठीक है। तो हम उसी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दोनों को आता हो, यानी सुनने वाले को भी पता हो अच्छे से और बोलने वाले को भी पता हो उसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको ये सारा टॉपिक समझा रही हूँ हिंदी में, तो इसका मतलब आपको भी हिंदी अच्छे से आनी चाहिए और मुझे भी आनी चाहिए। तो फिर हमारी तभी ये जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो तभी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो हमारा माध्यम है वो भाषा है। तो जब भी हम कोई मनुष्य या फिर समाज अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का लेन देन करता है, आदान प्रदान करता है, तो वो किसी भाषा के द्वारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण की अवधारणा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण शब्द जो है हमारा वो दो शब्दों से जुड़कर बना है। पहला है सम, दूसरा है प्रेषण। सम का मतलब होता है समान रूप से, प्रेषण का मतलब होता है आगे भेजना, यानी कि कोई भी विचार या फिर जानकारी को समान रूप से आगे भेजना, ये हमारे संप्रेषण का मतलब होता है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी संप्रेषण जो हमारा शब्द है इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन जो ये शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से, ठीक है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है भेजना, आदान प्रदान करना, यानी किसी चीज़ को आगे भेजना या फिर लेन देन करना, ठीक है। संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति समाज में संबंध बनाता है, यानी कि हमारी ये जो प्रक्रिया है संप्रेषण, इसके द्वारा व्यक्ति समाज के अंदर अपने रिश्ते बनाता है। तो कैसे? संप्रेषण का मतलब जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं तो हम बातचीत के ज़रिए अपने समाज के अंदर रिश्ते बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेषण एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। सूचना यानी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर संप्रेषण का मतलब होता है अपनी सूचना या फिर जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। तो सूचना तकनीकी क्षेत्र में संप्रेषण का एक ऐसा शब्द माना जाता है जिसका मतलब होता है किसी सूचना या फिर जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संप्रेषण एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक साथ जोड़ती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि संप्रेषण के जरिए, बातचीत के जरिए हम समाज में रिश्ते बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने समाज में रिश्ते बनाते हैं तो क्या होता है, समाज एक साथ जुड़ता है। तो इसलिए संप्रेषण एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक साथ जोड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण की परिभाषाएं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे संप्रेषण की जो अलग अलग लोगों ने हमें दी हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी चार्ल्स ई आस्कुट के अनुसार आमतौर पर संप्रेषण तब होता है जब कोई स्रोत या फिर स्रोत, कोई बोलते हैं संदेश भेजने वाला, किसी दूसरे को अपने संदेश के द्वारा प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि चार्ल्स ई आस्कुट के अनुसार संप्रेषण तब होता है जब कोई स्रोत या फिर जो कोई संदेश भेजता है वो किसी दूसरे को अपने संदेश के द्वारा प्रभावित कर ले, ठीक है। जब कोई स्रोत संकेतों का प्रयोग करके अपने आप को श्रोता के साथ जोड़े तो वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। यानी कि जब कोई स्रोत या फिर संदेश भेजने वाला जो होता है वो कुछ ऐसे संकेतों का इस्तेमाल करे जिससे कि वो अपने आप को अपने श्रोता के साथ जोड़ ले, तो वो प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, होता है ना, तो हम उनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं, हम उनके श्रोता होते हैं। श्रोता वो लोग होते हैं जो संदेश को सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ जब वो संबोधन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे साथ आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, वो अपने हाथों का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे संकेत देते हैं कि हम जो लोग श्रोता होते हैं हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो उनकी जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है और वही प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, ठीक है। तो चार्ल्स ई आस्कुट ने यही कहा था कि जब कोई स्रोत या फिर संदेश भेजने वाला किसी दूसरे को अपने संदेश के द्वारा प्रभावित कर ले, अपने साथ जोड़ ले, तो वो प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ओके, चलिए अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लुईस ए एलन, ठीक है। तो लुईस ए एलन के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत अपने विचारों को
दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डालने या उसे समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लुइस ए एलन ने कहा कि संप्रेषण एक वो वाला प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में भरने की कोशिश करे या फिर उसे समझाने की कोशिश करे। तो वो जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण की प्रक्रिया है। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं अपनी सारी बातों को, मैं इस चैप्टर को आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया हो गई, इसे संप्रेषण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा E.M. रोजर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत या फिर जो श्रोता होता है उसके बीच में जो सूचनाएं होती है उसका आदान प्रदान होता है। यानी कि स्रोत यानी कि वो जो मैसेज को भेजता है, श्रोता यानी कि वो जो मैसेज को सुनता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में सूचनाओं का लेन देन हो तो वो प्रक्रिया संप्रेषण कहलाएगी। ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक संप्रेषण का महत्व। ठीक है, तो हम इसमें 4-5 महत्व पढ़ेंगे। पहला इसका सूचना, यानी सूचनाओं को किसी और तक पहुंचाना। पहला महत्व है हम संप्रेषण के द्वारा अपनी जो सूचना होती है उसको आगे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि संप्रेषण के जरिए सूचना का लेन देन होता है, इसलिए सूचना का लेन देन संप्रेषण का महत्व है। ठीक है, तो संप्रेषण के जरिए हम अपनी सूचना जो होती है उसे आगे तक भेज सकते हैं, अपनी सूचना का, अपनी जानकारी का लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट महत्व है मनोरंजन। सिंपल शब्दों में, अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताऊं तो संप्रेषण के द्वारा हम किसी का मनोरंजन भी कर सकते हैं, यानी किसी को एंटरटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। हमें भी पता है अगर मनोरंजन नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ होगी वो कितनी बोर हो जाएगी, है ना। तो मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण के द्वारा हम एक दूसरे को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम एक दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं, मनोरंजित कर सकते हैं। कैसे हम करते हैं ना, किसी को बातचीत के थ्रू, कभी कोई बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो वो एक दूसरे को जोक्स सुना रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले सुना रहे हैं, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों भावनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, लोग जो एक साथ बैठे होते हैं वो अपने एक दूसरे के विचारों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने जो उनकी भावनाएं होती है वो दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होता है ना, कभी कभी दो लोग बैठ गए हैं, चलो माना वो चुटकुले नहीं सुना रहे एक दूसरे को, लेकिन अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि मेरे साथ उस टाइम ऐसा हुआ था, या फिर मैं ये सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। ठीक है, तो वो कैसी भी बातें कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे को अपने विचारों और भावनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन के ज़रिए, यानी जब हम मनोरंजन के ज़रिए शिक्षा देना भी आसान हो जाता होता है ना, किसी को फ़न के अंदर, मतलब फ़न में किसी को पढ़ा दे तो वो बच्चा भी आसानी से समझ जाता है। डांट कर पीट कर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसको मज़े में सब कुछ समझा जाओ तो बच्चा भी आसानी से समझ जाता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। ओके, तो संप्रेषण का दूसरा महत्व ये हो गया कि मनोरंजन के जरिए, मतलब कि हम संप्रेषण के ज़रिए मनोरंजन भी कर सकते हैं, दूसरा इसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्यक्तिगत ज़रूरत, यानी कि हर एक इंसान की कुछ ज़रूरत होती है, वो भी हम संप्रेषण के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने पूरे दिन में ऐसे बहुत से काम करते हैं जिनके लिए हमें संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मुझे खाना चाहिए तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ मम्मी खाना दे दो, पानी चाहिए तो पानी दे दो। ठीक है, कुछ काम करना है या फिर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं हम बाहर, तो हमारे से बहुत से काम होते हैं जिनके लिए हमें संप्रेषण की ज़रूरत होती है। तो हमारी ज़रूरतें संप्रेषण के बिना पूरी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत संबंध। ठीक है, तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे संबंध बना रहा है ये भी हमारे संप्रेषण पर डिपेंड करता है। यानी कि व्यक्ति को किसी से भी संबंध बनाने के लिए संप्रेषण की ज़रूरत होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर बताया था कि जब हम किसी के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी संप्रेषण की ज़रूरत होती है। हम किसी से बातचीत कर ही तो रिश्ते बना सकते हैं ना, तो वही मैंने इसमें बताया है। तो नेक्स्ट है हमारा आग्रह या फिर किसी को मनाना। आग्रह करने का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना। ठीक है, तो हम संप्रेषण के द्वारा किसी से आग्रह कर सकते हैं, मना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में किया जाता है। ठीक है, जैसे विज्ञापनों के अंदर ग्राहक को मनाया जाता है कि वो हमारी चीज़ को खरीदे। विज्ञापन बनाए इसलिए जाते हैं फ्रेंड्स कि हाँ वो हमें अपनी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करे, हमें आकर्षित करे कि हाँ हम उन चीज़ों को खरीदें। ठीक है,
तो विज्ञापन ग्राहक को मनाया जाता है कि वो उनकी चीज़ को खरीदे। विज्ञापनों को इस तरह बनाया जाता है कि ग्राहक उसे देखकर खुश हो जाए और उसे खरीदना चाहे, उस चीज़ को खरीदना चाहे। ठीक है, तो हम संप्रेषण के महत्व में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े कि हम इसमें सूचना का लेन देन कर सकते हैं संप्रेषण के ज़रिए, मनोरंजन हो सकता है, व्यक्ति की जो खुद की ज़रूरतें होती हैं, हर इंसान की खुद की ज़रूरतें होती हैं, वो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं की जा सकती। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब संबंध बनाना चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है, तो वो भी संप्रेषण के उससे ही बना सकता है। या फिर अगर हमें किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना है, आग्रह करना है, तो वो भी हम संप्रेषण के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया। तो इसके अंदर हम पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है संप्रेषण मानव के जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी देखा कि जो संप्रेषण है यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक बांटना या फिर अपनी भावनाओं को बांटना, बातचीत करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मनुष्य का सोचना, समझना, उनका पूरा व्यवहार संप्रेषण के अंदर आता है। यानी हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हमारा जो पूरा बिहेवियर होता है, पूरा व्यवहार होता है, वो संप्रेषण के अंदर आता है। लासवेल के अनुसार संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें इन सब बातों को समझना होता है। यानी लासवेल जो थे, उन्होंने कहा कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर हमें कुछ बातों को समझना होता है। पहला कि कौन कहता है, यानी कि जो बात कहने वाला है वो कौन है। ठीक है, दूसरा कि क्या कहता है, यानी जो बात कह रहा है उसने कही, कौन सी बात कही है। ठीक है, उसने क्या कहा है। तीसरी बात कि किस माध्यम से कहता है, यानी कि वो किस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है। माध्यम का मतलब किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, चौथा किसको कहता है, यानी कि वो कहने वाला अपनी बात कह किसे रहा है। ठीक है, सुनने वाला कौन है। चौथा कितने प्रभाव से कहता है, यानी कि वो अपनी बात को अपने श्रोता को, अपने सुनने वालों को किस प्रभाव से कह रहा है। ठीक है, ज़ोर से कह रहा है, हल्के से कह रहा है, अपनी बात पर कितना ज़ोर देकर कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने जॉन कार्टर के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया के कई भाग होते हैं। तो जो जॉन कार्टर थे, उनके अनुसार जो उनकी संप्रेषण की प्रक्रिया थी, उन्होंने उसको कई भागों में बांट दिया। पहला वक्ता यानी कि स्रोत, यानी बात को कहने वाला। ठीक है, दूसरा अपनी बात को रखने का तरीका, कि बात को रखने का तरीका क्या है। तीसरा संदेश, कि वो मैसेज क्या है, कि वो जो अपने विचारों को, जो जानकारी है, वो जो उसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या है, वो संदेश क्या है। चौथा माध्यम, यानी कि इस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, माध्यम क्या है। पांचवा श्रोता, यानी कि प्राप्तकर्ता, जो मैसेज को सुनता है, प्राप्त करता है। ठीक है, छठा प्रतिक्रिया, यानी कि जब बात को सुनने वाला जो श्रोता होता है, वो उस मैसेज को सुनने के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट होता है हमारा संदेश का मतलब, यानी कि अब उसने उस संदेश का मतलब क्या समझा है। हमारे श्रोता ने वो जो उसे संदेश मिला, उसने उसका मतलब क्या समझा। ठीक है, तो जॉन कार्टर के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया को इन भागों में बांटा गया। ठीक है, तो उन्होंने ये भाग बताए एक संप्रेषण की प्रक्रिया के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व। तो इसके अंदर हम जो प्रक्रिया के अंदर जो तत्व आते हैं उसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा संप्रेषक या फिर स्रोत। ठीक है, तो संप्रेषक या फिर स्रोत क्या होते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अपनी बात को कहने वाला या फिर संदेश को भेजने वाला संप्रेषक होता है। ठीक है, दूसरा हमारा संदेश, जो बात श्रोता के साथ बांटी जाती है, यानी बांटता है। स्रोत, जो बात श्रोता के साथ बांटता है, वो संदेश कहलाता है। ठीक है, तीसरा हमारा माध्यम, जिस भाषा का उपयोग किया जाए, यानी माध्यम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो माध्यम कहलाती है। चौथा होता है ग्राही या फिर श्रोता। ग्राही यानी कि जो उसे ग्रहण कर रहा है बात को। ठीक है, श्रोता यानी कि जो बात को सुन रहा है। तो ये एक ही वर्ड के लिए, रिसीवर के लिए यूज़ हुआ है, ये इंग्लिश में इसको रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो जो संदेश को प्राप्त या फिर ग्रहण करता, उसी को ग्राही या फिर श्रोता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फीडबैक, संदेश को समझने के बाद श्रोता की उस संदेश पर प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा मैंने चेन बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाया है हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया का, कि जो एक स्रोत होता है वो एक माध्यम के ज़रिए, यानी किसी भाषा के ज़रिए अपने संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है, और जो श्रोता होता है वो उस बात को सुनने के बाद, उस संदेश को सुनने के बाद उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया देता है स्रोत को, जिससे कि जो बात कहने वाला होता है उसको ये पता चल जाए कि श्रोता को उसकी बात समझ आई भी है, या फिर अगर आई है तो गलत तो नहीं समझ आ गई, जो वो समझाना चाहता था वो तो समझ आई है ना, और अगर उसे वो बात समझ नहीं आई है तो वो दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है संप्रेषण के मॉडल का मतलब, यानी कि अर्थ।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मॉडल शब्द का मतलब होता है किसी विचार या सिद्धांत को समझाने या समझने की प्रक्रिया। यानी कि ये जो हमारा मॉडल, ये जो हमारा शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी विचार या फिर सिद्धांत को समझते हैं या फिर किसी को समझाते हैं, तो वो जो हमारी समझने और समझाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मॉडल कहते हैं। यानी कि किसी विचार या सिद्धांत को समझाने और समझने की प्रक्रिया मॉडल है। ठीक है। मॉडल शब्द जो है ये हमारा इंग्लिश का शब्द है। ठीक है। हिंदी में मॉडल शब्द के लिए प्रतिरूप, प्रतिमान या प्रारूप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 शब्द हैं जिनमें मॉडल की जगह इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। इंग्लिश में तो मॉडल यूज़ होता है, लेकिन हिंदी में मॉडल की जगह प्रतिरूप, प्रतिमान या प्रारूप इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका मतलब होता है, यानी कि प्रतिरूप, प्रतिमान और प्रारूप इन शब्दों का मतलब होता है किसी प्रक्रिया के तत्वों को प्रदर्शित करना। यानी कि इन शब्दों का मतलब होता है कि कोई जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो तत्व होते हैं उन्हें दिखाना। ठीक है। जैसे कि अभी मैं संप्रेषण की प्रक्रिया की बात करूं तो उसके अंदर कितने तत्व हैं, उन तत्वों को अलग से अच्छे से दिखाना, समझाना, ये मॉडल शब्द यानी कि प्रतिरूप, प्रतिमान और प्रारूप इन शब्दों का मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉडल के जरिए हम किसी भी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो मॉडल जो होता है हमारी, वो किसी भी प्रक्रिया को आसान बना देता है, तो जिससे कि हमें वो आसानी से समझ आ जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि मुझे जैसे कि आपको यही समझानी है, संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया समझानी है। मैं अगर आपको बुक की लैंग्वेज से समझाऊंगी फ्रेंड्स, तो आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। तो उसकी जगह अगर मैं कोई छोटा सा चार्ट या फिर एक छोटा सा मॉडल, छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊं, तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम जो इंसान होते हैं, हमारे अंदर एक बात होती है कि हम चीज़ों को देखकर आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है। तो जो मॉडल होते हैं उनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संप्रेषण के मॉडल के जरिए संप्रेषण की प्रक्रिया के फायदे और नुकसान व्यक्ति और समाज पर दिखाए जाते हैं। यानी हमारी जो संप्रेषण है, इसके जो मॉडल होते हैं, इनके जरिए हम संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके फायदे और नुकसान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति और जो समाज होता है उसके ऊपर हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये हमें संप्रेषण के मॉडल के जरिए पता चलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ये कहता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संप्रेषण के मॉडल के 4 कार्य होते हैं। क्या? कि जो संप्रेषण के मॉडल हैं इनके 4 कार्य होते हैं। पहला, अनुमान लगाने योग्य, यानी कि संप्रेषण के जो मॉडल होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को इस लायक बना देते हैं कि वो अनुमान लगा सके। ठीक है ना, यानी भविष्य का अनुमान लगा सके। मॉडल के जरिए व्यक्ति बात को समझकर भविष्य का अनुमान लगाने लायक बनता है। यानी जो मॉडल होते हैं, सोचो मैंने यहाँ पे कोई ग्लोबल वार्मिंग का वो बनाया, कोई मॉडल बनाया है। ठीक है। तो मैंने वो आपको मॉडल के ज़रिए इतने अच्छे से मैंने आपको वो ग्लोबल वार्मिंग का इतने अच्छे से टॉपिक समझा दिया है, एक एक बात आपको इतनी गहराई से समझा दी है कि आप इस लायक हो गए हो, उस चीज़ के एक एक तह तक पहुँच चुके हो कि आप इस लायक हो गए हो कि अब आप उस चीज़ के बारे में भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं कि ये भविष्य में ऐसा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा। ठीक है। तो जो मॉडल होते हैं हमें ये किसी भी व्यक्ति को इस लायक बना देते हैं कि वो भविष्य में अनुमान लगा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है मापन संबंधी कार्य। तो मॉडल के ज़रिए व्यक्ति को किसी भी विषय को मापने में मदद मिलती है। यानी कि वही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने ग्लोबल वार्मिंग का पूरा एक मॉडल बनाया, तो उसके ज़रिए मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया वो पूरा टॉपिक, वो पूरा विषय, कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी बात रह ही नहीं गई। आप उस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ जान चुके हो कि अब आप किसी भी विषय, यानी कि मॉडल जो होते हैं वो व्यक्ति को किसी भी विषय को मापने में मदद करते हैं। यानी कि अब आप उस टॉपिक के बारे में इतना जान चुके हो कि अब आप उसके बारे में बता सकते हो कि जो उसकी गुणवत्ता है और जो उसकी संख्या, उसके आधार पर अब आप उसे माप सकते हो। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लो, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम देते हैं, हम अपना पेपर देते हैं, जो टीचर होते हैं वो हमें कैसे मापते हैं, वो हमें संख्या के आधार पर मापते हैं, वो हमें 10 में से 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार जैसे कि आप मास्टर शेफ़ वगैरह देखते हो तो क्या होता है, वहाँ पे किसी भी चीज़ की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें मापा जाता है। ठीक है। तो जो हमारे मॉडल होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को इस लायक बना देते हैं कि वो गुणवत्ता और संख्या के आधार पर किसी भी विषय को माप सके। ठीक है।
इतनी एबिलिटी उनमें ला देते हैं कि वो मापन संबंधी कार्य भी कर सके, किसी चीज़ को गुणवत्ता के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से बांट सके कि इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसकी ऐसी है, संख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा संप्रेक्षण के मॉडल का दूसरा कार्य था। ठीक है, तो तीसरा हमारा संगठित करना। ठीक है, तो संगठित का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो मॉडल के जरिए हम तथ्यों एवं आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें सही रूप से दिखा सकते हैं, समझ या फिर समझा सकते हैं। यानी कि जैसे कि देखो हमारा कोई मॉडल है तो वह हमें इस तरीके से उस चीज़ के बारे में बता देता है, इतनी अच्छी नॉलेज देता है, जो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती वो भी बताता है कि हम उसके बारे में तथ्य और उसके आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें इस तरीके से दूसरों को दिखा सके या फिर समझा सके और ख़ुद को समझ सके। ठीक है, तो जो हमारे मॉडल होते हैं वो किसी व्यक्ति को इस लायक बनाते हैं कि वो उस मॉडल से सही जानकारियों को इकट्ठा करके उसको दूसरों को भी समझा सके और खुद को भी समझा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वयं शोध संबंधी कार्य। ठीक है, तो मॉडल के द्वारा व्यक्ति स्वयं का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो ना फ्रेंड, जैसे कोई मॉडल है, मैंने यहाँ पे लिया, कोई भी मॉडल ले लो। ठीक है, तो उसके बारे में जो उसे जानकारियाँ मिल रही हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि उसे उस टॉपिक के बारे में सब कुछ ना पता हो, उसे कुछ बातें उस मॉडल के द्वारा पता चली हो, तो क्या होता है, तो उससे भी उस व्यक्ति का खुद का विकास होता है, उसे खुद की नॉलेज जो होती है उसकी वो बढ़ती है। ठीक है, तो मॉडल के द्वारा व्यक्ति नए तथ्य और बातों को सीखता है और उन पर शोध करता है। तो हम जो इंसान होते हैं, हम ऐसे तो नहीं होता ना किसी भी नई बात को ऐसे ही बेफिजूल मान लेते हैं, नहीं, हम जो इंसान होते हैं हम किसी भी बात को जानने के जिज्ञासु होते हैं, लेकिन हम किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं मानते, हम उस बात पर रिसर्च करते हैं। शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। तो जो मॉडल होते हैं उसके द्वारा व्यक्ति नई बातों को सीखता है और उन पर रिसर्च करता है कि वो बात सही है या गलत है। ठीक है, तो जो मॉडल होते हैं वो इंसान को रिसर्च करने लायक बनने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो एक बार और क्लियर कर दूँ मैं आपको। फर्स्ट फंक्शन था हमारा कि जो मॉडल होते हैं वो इंसान को अनुमान लगाने लायक बनाते हैं। दूसरा, वो उनको मापने लायक बनाते हैं कि वो किसी चीज़ को माप सके उसकी गुणवत्ता और संख्या के आधार पर। तीसरा, वो उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो अच्छी बातें उस मॉडल के द्वारा इकट्ठी करें और दूसरों को भी समझा सके और खुद भी समझ सके। चौथा, वो उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो खुद का विकास करें, अच्छी बातें सीखें और उन पर रिसर्च करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्रेक्षण के विभिन्न मॉडल। ठीक है, तो हमें अलग अलग लोगों ने कुछ मॉडल दिए, तो अब हम उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा अरस्तु का मॉडल। तो ये हमारा जो मॉडल है अरस्तु ने दिया है, इसके अंदर 5 तत्व है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मॉडल 2000 वर्षों से भी पहले का है, यानी 2000 सालों से भी पुराना हमारा ये मॉडल है, अरस्तु का मॉडल। उस समय प्रचार प्रसार का मुख्य साधन संत महात्मा और उनके उपदेश हुआ करते थे। तो 2000 वर्षों से भी पहले का है, तो सोचो ना उस टाइम पे क्या होता था, लोग टीवी नहीं होते थे, रेडियो वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम पे जब किसी को अगर बहुत बड़े ग्रुप के अंदर बात को बतानी है तो कैसे बताएंगे। चलो सोचो, आपस में तो बात कर ली, ठीक है, लेकिन जब उन्हें बहुत सारे लोगों को कुछ बात बतानी है तो कैसे बताएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था, संत महात्मा जो लोग होते थे वो अपने उपदेश के द्वारा लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को सूचना देते थे। ठीक है, तो और ये जो संत महात्मा लोग थे ये किसी अवसर पर यानी किसी ओकेशन पर ही आते थे, ऐसे तो है नहीं रोज ही संत महात्मा घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अरस्तु के मॉडल में था वक्ता। वक्ता वो आदमी होता है जो अपनी बात को, अपने संदेश को भेजता है। संदेश, जो बात वक्ता कहना चाहता है तो उसको हम संदेश कहते हैं। ठीक है, तो वो जो संदेश होता है वो किसी अवसर के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है। ठीक है, श्रोता वो आदमी जो उस मैसेज को सुनता है, ग्रहण करता है। ठीक है, फिर प्रभाव, यानी कि उस मैसेज ने, उस संदेश ने श्रोता पर क्या प्रभाव किया, श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे 5 तत्व होते हैं अरस्तु के मॉडल के। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अपना नेक्स्ट मॉडल देखते हैं SMR। ठीक है, सेकेंड मॉडल है हमारा SMR। ये संप्रेक्षण का सबसे पहला मॉडल था, यानी अरस्तु के मॉडल से भी पहला मॉडल था। एक बहुत आसान मॉडल, ये एक बहुत आसान मॉडल था जिसमें सिर्फ 3 तत्व थे। हमने देखा अरस्तु के मॉडल में 5 तत्व थे, लेकिन इस मॉडल में सिर्फ 3 तत्व थे, वो थे संप्रेक्षक, संदेश और श्रोता। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो S मतलब संप्रेक्षक यानी कि सेंडर, इंग्लिश में इसको सेंडर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, संप्रेक्षक वो व्यक्ति होता है, वो आदमी होता है जो अपनी बात आगे भेजता है, जो मैसेज को कहता है, बात को कहने वाला जो व्यक्ति होता है वो संप्रेक्षक होता है। ठीक है, M मतलब मैसेज। ठीक है, तो मैसेज का मतलब संदेश, यानी जो बात कहने वाला
क्या बात कह रहा है, तो वो जो उसकी बात होती है उसे संदेश कहते हैं कि वो अपने आगे क्या विचार प्रकट कर रहा है, ठीक है। आर मतलब रिसीवर, यानी कि मैसेज को सुनने वाला, उसे प्राप्त करने वाला, तो इसको प्राप्त करता या फिर श्रोता भी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय पे इन्होंने ये 3 तत्वों की एक संप्रेषक मॉडल दिया था कि एक संप्रेषक होता है, बात को कहता है, मैसेज जो होता है संदेश वो प्राप्तकर्ता तक जाता है और जो सुनने वाला होता है उसे सुन लेता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मॉडल था। अब हमारा तीसरा आता है लासवेल का मॉडल। तो फ्रेंड हमने लासवेल के बारे में जो इन्होंने कहा था संप्रेषण की जो प्रक्रिया दी थी उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं लासवेल का मॉडल, ओके। तो इन्होंने कहा कौन, इनका मॉडल स्टार्ट होता है कौन से, यानी संप्रेषक, यानी बात को कहने वाला कौन है, ठीक है। दूसरा क्या, यानी कि उसने जो बात को कह रहा है उसने क्या बात कही, क्या मैसेज दिया उसने, ठीक है। फिर किस माध्यम से कहता है, यानी बात को कहने वाला किस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। चौथा किससे, यानी कि वो जो संप्रेषक था वो अपनी किससे बात कर रहा है, वो किसको अपनी बात बताना चाह रहा है, ठीक है। और किस प्रभाव से, यानी कि वो जो संप्रेषक था वो अपनी बात जिसको भी बता रहा है, अपने श्रोता को बता रहा है, किस प्रभाव से बता रहा है, जोर से बता रहा है, आराम से बता रहा है, मतलब क्या प्रभाव डाल के वो क्या प्रभाव डाल रहा है जिसको बात बता रहा है, ठीक है। चौथा है हमारा शैनन और वीवर का मॉडल, ओके। तो 1949 में इनका मॉडल आया था। ये मॉडल जो था टेलीफोन संबंधी संप्रेषण प्रक्रिया पर आधारित था, यानी कि ये मॉडल जो है जब हम किसी से टेलीफोन पर बात करते हैं तो उस प्रक्रिया के ऊपर आधारित था, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर था कि जो स्रोत होता है वो एक संदेश देता है, वो जो संदेश होता है वो प्रेषक, यानी कि जो बात कहने वाला होता है, फिर वो उसके संकेत देता है, वो जो संकेत होता है फिर ग्रहीता, यानी कि बात को सुनने वाला उन संकेत को प्राप्त करता है, और फिर जो संदेश होता है वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है, यानी कि जहां ग्रहीता, यानी कि अपनी बात कहने वाले को जहां तक वो मैसेज पहुंचाना होता है, जिस स्थल तक पहुंचाना होता है वो संदेश वहां तक पहुंचता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जो संदेश होता है, ठीक है, हमारा जो कहने वाला होता है बात को वो अपने संकेत देता है, हमारा सुनने वाला टेलीफोन पे जो दूसरी तरफ होता है वो उस बात को संकेत को प्राप्त करता है, ठीक है। और फिर वो जो संदेश होता है वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाता है, यानी टेलीफोन में तो ऐसा होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह बात हो रही है, तो यही बताया है कि फिर जो ग्रहीता यानी कि बात को सुनने वाला जहाँ रहता है वो उस स्थल तक पहुँच जाता है संदेश, ओके। फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये मॉडल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। थोड़ा समझने में आपको इसे दिक्कत आ सकती है, बट इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझना है। आप बस अपने दिमाग में ये रखना कि जब हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तो क्या क्या होता है। एक बात कहने वाला होता है, वो कुछ संकेत भेजता है, एक बात सुनने वाला होता है, वो उसे सुनता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, टेलीफोन पे एक जगह से दूसरी जगह जब मैसेज जाता है तो यानी कि जो सुनने वाला है जहाँ वो रहता है वो मैसेज वहाँ पहुँच जाता है, बात ख़त्म, ठीक है। बीच में क्या आता है, शोर, यानी कि जब हम किसी से बात सुन रहे हैं तो बीच में क्या पता पीछे से कोई बोल रहा हो तो वो शोर आ जाता है, या फिर हमारे यहाँ कोई बोल रहा हो तो वो शोर आ जाता है, ठीक है। तो ये वो है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल, ब्रोडाक का मॉडल, ओके। ये इन्होंने 1958 में दिया था। एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जो इन्होंने मॉडल दिया था ये लासवेल के मॉडल को मॉडिफाई किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो मॉडल दिया वो लासवेल के मॉडल को ही मॉडिफाई किया, उसमें थोड़े से चेंजेस किए, बदलाव किए और अपना मॉडल दे दिया। तो इनका मॉडल शुरू होता है कौन से, यानी कि मैसेज को कहने वाला, अपना संदेश भेजने वाला, बात को कहने वाला कौन है, फिर वो क्या कहता है, यानी कि वो अपना कौन सी बात आगे बढ़ा रहा है, किस माध्यम से कहता है, ठीक है, यानी कि किस भाषा का इस्तेमाल करता है, किससे कहता है, यानी कि सुनने वाला कौन है, किन परिस्थितियों में कहता है, किस उद्देश्य से कहता है, यानी कि जो बात को कहने वाला है वो किस उद्देश्य से बात कर रहा है, ठीक है। उसका कुछ उद्देश्य होगा, किस मोटो के साथ बात कर रहा है, ठीक है। वो किसी को कुछ समझाना चाह रहा है या फिर अपनी बात को आगे किसी को फॉरवर्ड कराना चाह रहा है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है बात करने का। लास्ट प्रभाव क्या है, यानी कि उसने जो बात कही उसका श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या असर हुआ श्रोता पर। तो ये यहाँ पर इसका मॉडल ख़त्म होता है। इन्होंने बोला, उन्होंने ये सारी जो पॉइंट्स थे सारे स्टेप्स के अंदर अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। तो ये था ब्रोडाक का मॉडल जो कि लासवेल के मॉडल का मॉडिफाइड रूप था, ओके। सो टॉपिक है हमारा संप्रेषण के प्रकार, ठीक है। तो संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं, पहला अमौखिक, मौखिक
और लिखित, ये 3 प्रकार होते हैं। अमौखिक को अभाषिक भी कह सकते हैं, ठीक है, मौखिक और लिखित। तो स्टार्ट करते हैं अपने मौखिक संप्रेषण से। फर्स्ट है हमारा मौखिक संप्रेषण। तो मुंह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने विचार या फिर जो हम सोचते हैं सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बिना किसी डेफिनेशन के संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण होता है जब हम मुंह से बोलकर शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मुंह से बोलकर किए जाने वाले संप्रेषण को मौखिक संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल होते हैं। तो जब हम किसी से मौखिक संप्रेषण करते हैं यानी किसी से बोलकर संप्रेषण करते हैं, तो जैसे कि 2 लोग आपस में संप्रेषण कर रहे हैं, तो एक बोलने वाला होता है यानी कि वक्ता और एक सुनने वाला होता है यानी कि श्रोता। तो इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौखिक संप्रेषण को माध्यम के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो हमारा मौखिक संप्रेषण है इसके माध्यम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधुनिक और दूसरा परंपरागत माध्यम, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले परंपरागत माध्यम के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर लोगों को परंपरागत तरीके से अपनी बात समझाई जाती है। तो जब हम परंपरागत माध्यम के तरीके से संप्रेषण करते हैं तो इसके अंदर लोगों को परंपरागत तरीके से बातें समझाई जाती है। यानी किसी को अगर अपनी बात दूसरे बंदे को, दूसरे लोगों तक अपनी सूचना पहुंचानी है या फिर अपनी बात समझानी है तो वो परंपरागत तरीके से की जाती है, ठीक है। ये संप्रेषण का परंपरागत माध्यम गांवों की देन है। तो यानी जब परंपरागत तरीके से जब किसी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है तो ये जो संप्रेषण का तरीका है ये गांवों की देन है, ये हमें गांवों ने दी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य, कठपुतली अभिनय, नुक्कड़ नाटक के जरिए संप्रेषण किया जाता है। तो यानी इसके अंदर लोकगीत, लोक नृत्य करके, लोक कथा सुनाकर, लोक नाट्य करके, कठपुतली के अभिनय के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक के जरिए जो संप्रेषण किया जाता है, यानी अपनी जानकारी, अपनी सूचना दूसरों तक पहुँचाई जाती है। तो यही हमारे सारे परंपरागत तरीके हैं जिनके द्वारा संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। ये सभी कलाएँ, ये जो ऊपर जितनी भी कलाएँ दी गई हैं, अंधविश्वास, बैर, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, स्वच्छता और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो जितनी भी कलाएं हैं, लोकगीत के द्वारा, लोक नृत्य के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक के द्वारा अंधविश्वास के प्रति, बैर के प्रति, जनसंख्या नियंत्रण के, कुपोषण, स्वच्छता और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ जो है लोगों को जागृत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक संप्रेषण का माध्यम, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा परंपरागत माध्यम, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक संप्रेषण माध्यम। तो इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब और विकलांग लोगों के जीवन में आधुनिक संप्रेषण एक वरदान बनकर आया है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ भी हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, उन लोगों का जो जीवन है उनके अंदर आधुनिक संप्रेषण का जो तरीका है वो एक वरदान बनकर आया है, ठीक है। कैसे? इसके अंदर रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, केबल, डिश टीवी, एफएम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी की मदद से लोगों तक जानकारी बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती है। तो सोचो जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, ठीक है, माना वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो फिर भी इंटरनेट की मदद से किसी और से करवा दे अपना काम, केबल के द्वारा, टीवी, एफएम, व्हाट्सएप, इन सब के द्वारा वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये है ही वरदान। सोचो विकलांग लोग जो होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो टीवी, इन सब की मदद से, इंटरनेट की मदद से वो एक जगह से बैठ कर दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये जो है इन लोगों के लिए एक वरदान बनकर आया। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है जिनके ज़रिए हम जो मदद, यानी इनकी मदद से जो लोगों तक जानकारियाँ बहुत जल्दी तक पहुंचाई जा सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया तक पहुंचाई जा सकती है, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी बात समझाई जा सकती है, ठीक है। इसके ज़रिए हम कितनी भी दूर तक संप्रेषण कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप एग्जाम्पल लो ना, एक इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट के ज़रिए हम कितनी भी दूर तक बात कर सकते हैं। हम इंडिया में रह के हम अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसमें दूरी कोई तय नहीं होती कि हाँ हम इतनी दूरी तक ही बात कर सकते हैं, नहीं, इनके ज़रिए जो संप्रेषण होता है वो कितनी भी दूर तक किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा मौखिक संप्रेषण था
वो माध्यम के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड था, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। तो परंपरागत तरीके से जो माध्यम यानी परंपरागत माध्यम से जो संप्रेषण की जाती थी वो भी मैंने बताया, और अब आधुनिक तरीके से जो संप्रेषण की जा सकती है वो भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौखिक संप्रेषण के लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिखित संप्रेषण से कम समय लेता है। तो मौखिक संप्रेषण मैंने बताया ना, जब हम किसी से बोलकर, अपने मुंह से बोलकर, शब्दों के इस्तेमाल के जरिए बातचीत करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिखने में जितना समय हमें लगता है बोलने में उतना नहीं लगता। तो ये लिखित संप्रेषण से कम समय लेता है। इसके द्वारा बड़े समूह के साथ आसानी से बात या फिर संवाद किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है, जैसे कि अभी मुझे नहीं पता मेरी वीडियो के थ्रू कितने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए जो है मैं बहुत बड़े समूह के साथ भी आसानी से बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ये एक फ़ायदा ये हो गया हमारे मौखिक संप्रेषण का। दूसरा होता है हमारा, इसमें श्रोता वक्ता की बात पर प्रतिक्रिया तुरंत कर सकता है। जैसे कि सोचो हम आमने सामने, मैं अपने किसी से बात कर रही हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही हूँ, मैंने उसको कोई बात बोली, अगर उसे मेरी बात पसंद नहीं लगी तो मुझे तभी बोलेगी कि नहीं तू यहाँ पे गलत बोल रही है, और अगर उसे अच्छी लगी तो तब भी बोलेगी हाँ ये बात तू सही कह रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, श्रोता जो होता है वो वक्ता की बात पर प्रतिक्रिया तुरंत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये संप्रेषण का सबसे सस्ता माध्यम होता है। तो इसे सस्ता क्यों बोला है फ्रेंड्स? बोलने में थोड़ी ना किसी का कोई पैसा लग रहा है, सस्ता ही तो है, बस थोड़ी सी एनर्जी लगती है बोलने में, पैसा तो नहीं लग रहा है ना। लिखने, अगर हम लिखने चलेंगे तो हम पहले पेपर पेन खरीदना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें पैसा लगता है। तो ये संप्रेषण का सबसे सस्ता माध्यम होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें अपनी बात को दोबारा से संप्रेषित किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो बात हमने एक बार बोल दी उसको दोबारा से आसानी से बोला जा सकता है। लेकिन अगर सोचो मैंने कोई एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, मुझे कोई उसे फाड़ के कह दे तू दोबारा लिख, मैं कैसे लिख पाऊँगी? ज़रूरी है कि मैं सेम बातें लिखूँगी उसके अंदर? नहीं। तो इसलिए जो होता है, इसमें हम आसानी से अपनी बात को दोबारा भी किसी को समझा सकते हैं। अगर किसी को एक बात समझ नहीं आई है एक बार के अंदर, तो हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, लेकिन लिखने में ऐसा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे फ़ायदे हो गए कुछ मौखिक संप्रेषण के। तो अब हम देखेंगे अपना मौखिक संप्रेषण के हानि यानी उसकी कुछ कमियाँ। ठीक है, फर्स्ट है इसका, अगर वक्ता को बात करने का तरीका ना आता हो तो वो श्रोता को अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अच्छा सोचो, वक्ता वो होता है जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। तो अगर सोचो, अगर उसका बात करने का तरीका ही ना आता हो तो वह दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाएगा कि वो उसकी बातों को अच्छे से सुने, उस पर प्रतिक्रिया दे? नहीं कर पाएगा ना। तो इसकी की हानि भी है कि वक्ता को जो है बात करने का तरीका आना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग कानूनी प्रक्रिया के अंदर नहीं किया जाता। जैसे कि हम किसी को बोलकर कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई हमारे पास प्रूफ थोड़ी ना है कि हाँ इसने ही मुझे ये बात कही है। तो इसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं होता, लिखा हुआ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होती जिसका इस्तेमाल हम कानूनी प्रक्रिया में कर सके। तो इसलिए क्या होता है, मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में प्रूफ की तरह नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारी कमियां हो गई, कुछ हानि हो गए हमारे मौखिक संप्रेषण के। अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे संप्रेषण के प्रकार को, अमौखिक संप्रेषण को। अमौखिक से समझो फ्रेंड्स, मौखिक का मतलब था जिसमें हम बोलकर बातचीत करें, अमौखिक यानी जिसमें हम बिना बोले बातचीत करें। अमौखिक संप्रेषण को अभाषिक भी कह सकते हैं, यानी जिसमें हम भाषा का इस्तेमाल ना करके, मुंह से शब्दों का इस्तेमाल ना करके बातचीत करें। ठीक है, तो इस प्रकार के संप्रेषण में व्यक्ति बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, अभी मैंने आपको बताया। इस प्रक्रिया में हाव भाव, प्रतीकों और संकेतों के द्वारा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। यानी कि हमारे हाव भाव, क्या बात करते हुए हम क्या इशारे कर रहे हैं अपने हाथों के जरिए, क्या संकेत दे रहे हैं, किन किन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के संकेत के द्वारा पूरे ट्रैफिक को चलाता है। अच्छा सोचो, आप रेड लाइट पे खड़े हो, ठीक है, चौराहे पे खड़े हो, किसी बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ा है। अगर उसको मतलब कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस होता है वो अपने हाथों के इशारों के द्वारा पूरे ट्रैफिक को चलाता है। अगर उसे किसी को राइट हैंड भेजना है तो वो राइट हैंड पे इशारा करता है, सीटी बजाता है, संकेत करता है कि आप लोग इस तरफ जाइए। अगर उन्हें किसी को दूसरी तरफ भेजना है तो वो इशारा करता है आप लोग उस तरफ जाइए। तो क्या होता है,
तो इसमें मुंह से बिना बोले, वो मुंह से तो नहीं बोल रहा ना, वो अपने हाव भाव दे रहा है, हाथों के प्रतीक है वो, मतलब अपने हाथों से इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है हमें, ठीक है, सीटी बजा रहा है, तो जिससे हमें पता चलता है कि इस तरफ के ट्रैफिक को कहाँ जाना है, यहाँ के लोगों को कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमौखिक संप्रेषण, जिसको आभाषिक संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है हमारा लिखित संप्रेषण। लिखित का मतलब ही क्या होता है, लिखना, लिखा हुआ, ठीक है। तो जब हम किसी से लिखकर बात करते हैं, अपना विचार लिखने के यानी लिखकर किसी तक पहुंचाते हैं अपने विचार या फिर संदेश को, तो वो हो जाता है लिखित संप्रेषण। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जब सूचना और संदेश को अच्छे से लिखकर लक्षित वर्ग यानी जहाँ तक हमें पहुँचाना है यानी ग्रहणकर्ता तक पहुँचाया जाए, तो उसे लिखित संप्रेषण करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रहणकर्ता वो होता है जो हमारे मैसेज को सुनता है, हमारे मैसेज को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके अंदर पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, होल्डिंग्स, साइन बोर्ड आदि आते हैं। तो जो लिखित संप्रेषण होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र यानी कि अखबार हो गया, किताबें हो गई, होल्डिंग साइन बोर्ड्स यानी कि जब हम सड़कों पर चलते हैं तो सड़कों पर ऊपर लगे रहते हैं ना होल्डिंग्स बोर्ड, वो सब आ गए, ठीक है। तो जैसे कि लेटर और जो जितनी भी पत्रिकाएं मैगजीन्स होती हैं उनके द्वारा भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, अखबार के द्वारा हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, पुस्तकों के द्वारा भी, तो ये सब क्या होगा, लिखित संप्रेषण के जरिए हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे लिखित संप्रेषण के कुछ लाभ। तो पहला है इसका, इसे प्राप्तकर्ता जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकता है। तो जैसे कि आप हो, आपने कोई किताब खरीदी, ठीक है, तो आपको वो अच्छी लगी तो आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। तो जो प्राप्तकर्ता होता है यानी कि जो संदेश को सुनता है या फिर जो उसे प्राप्त करने वाला होता है, वो जितनी बार चाहो उसे पढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा से एक मैसेज लेती हूँ, जैसे कि मैंने किसी को एक मैसेज भेजा, ठीक है, एक पत्र लिख कर भेजा, तो जिसने उसे प्राप्त किया वो जितनी बार चाहो उसे पढ़ सकता है, क्योंकि उसने वो सुरक्षित करके रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इस संप्रेषण के अंदर ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सामने वालों को भी समझ आ सके। यानी कि सोचो, अगर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दूंगी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दूंगी जो आप लोगों को आती ही नहीं होगी, तो जो मैं ये पढ़ा रही हूँ क्या आपको समझ आ पाएगा? नहीं। ये भी तो मैं आप लोगों के साथ लिखित संप्रेषण कर रही हूँ ना, मैं लिखकर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ। तो इसलिए इस संप्रेषण के अंदर क्या होता है, ऐसी भाषा या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दोनों लोगों को आए, बोलने वाले को भी और समझने वाले को भी, ठीक है। तीसरा है, लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये जो हमारे लिखित संदेश होते हैं इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, जिन्हें आगे जाके इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। ये इसके 3 लाभ मैंने आपको बताए, ओके। अब हम देखेंगे लिखित संप्रेषण की हानि यानी इसके नुकसान, इसकी कमियाँ, ठीक है। फर्स्ट है, इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। अच्छा सोचो, जैसे कि मैंने एक पत्र लिखकर किसी को भेजा, ठीक है, मैंने लिखित संप्रेषण किया, मैंने किसी को कोई जानकारी एक पत्र के द्वारा दी, तो उसमें मुझे एकदम तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले मैंने पत्र लिखा, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके दिया, वो उस तक जाएगा, वो उसे पढ़ेगा, फिर वो उसके ऊपर जो भी है वो अपना दूसरा पत्र अपनी प्रतिक्रिया देगा, फिर वो पत्र मेरे तक आएगा, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे बोलने वाले में होता है, मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, सामने 2 बंदे खड़े हैं, बात पसंद आ रही है तो भी बता दो, नहीं भी आ रही तो भी बता दो। लेकिन संप्रेषण में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, समय लगता है। दूसरा है, ये संप्रेषण पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होता है। अच्छा सोचो, लिखित संप्रेषण मतलब लिखा हुआ, इसमें ये पढ़े लिखे लोगों तक सीमित होता है। सोचा अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो वो कैसे पढ़ लेगा बेचारा, नहीं ना, अनपढ़ तो नहीं कर सकता इसको, तो इसलिए ये जो होता है ये पढ़े लिखे लोगों तक ही होता है। इस प्रक्रिया में सूचना को इकट्ठा करने में, टाइप करने में, जांच करने में बहुत समय लगता है। जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, मैं आपके लिए कंटेंट ही लिखती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपकी इस वीडियो का कंटेंट लिखती हूँ, मुझे इसमें ये पूरा कंटेंट इकट्ठा करने में, इसको लिखने में, फिर इसको चेक करने में कि सही है गलत है, मुझे इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यही बोला है कि इस प्रक्रिया में सूचना को इकट्ठा करने में, टाइप करने में और जाँच करने में बहुत समय लगता है। तो ये इसकी कुछ हानियाँ हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे अपनी संप्रेषण की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम ही था संप्रेषण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो संप्रेषण की चुनौतियों को 6 वर्गों में बांटा जाता है, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, यांत्रिक, भौतिक, अर्थगत और भाषिक, ठीक है। तो अब हम इन 6 की 6 चुनौतियों को एक एक करके अलग अलग समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने मनोवैज्ञानिक से, ठीक है।
तो हर व्यक्ति का आचार विचार रहन सहन सोचने का तरीका अलग होता है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तरीके से, ठीक है, दिमागी तौर पर। तो हर व्यक्ति जो होता है उसका आचार विचार, उसका व्यवहार जो होता है, उसके रहने सहने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, हर अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। कोई एक तरीके से नहीं सोचता, ठीक है। तो हर कोई प्राप्त संदेश को अपने दिमाग या फिर अपने मन के हिसाब से ग्रहण करता है। अच्छा, जैसे कि सोचो मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो हर कोई अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समझ पाएगा। जरूरी नहीं है ना जो बात मैं आपको जैसे समझाना चाह रही हूँ आपको वैसे ही समझ आए। क्या पता किसी को कैसे समझ आए, किसी को कैसे समझ आए, कोई को मेरी बात जैसे मैं समझा रही हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे जो संदेश मिल रहा है वो उसे कैसे समझ आता है, वो उसे कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसलिए लोगों की मनोवृत्ति और उनके विचार प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है, लोगों का जो दिमाग होता है, उनकी जो मनोवृत्ति होती है, उनके जो विचार होते हैं, वो प्रभावकारी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, लोगों का सोचने का तरीका ऐसा होता है कि वो सामने वाले की बात को नहीं समझ पा रहा है, और अगर वो सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पा रहा तो संप्रेषण पूरा कैसे होगा? तो संप्रेषण में बाधा आ जाती है। प्रभावकारी संप्रेषण या फिर प्रभावी संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं, उस बातचीत को कहते हैं जिसमें वक्ता जो होता है अपनी बात को अच्छे से अपने श्रोता को समझा पाए, और श्रोता जो होता है वो बात का बिल्कुल ठीक वही मतलब समझ जाए जो वक्ता उसे समझाना चाहता है, ठीक है। तो जो होता है लोगों की मनोवृत्ति और उनके विचार के आधार पर भी क्या होता है, कभी कभी जो हमारी संप्रेषण जो होती है उसकी प्रक्रिया में बाधा आ जाती है। ये हो गया हमारा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ये एक चुनौती थी। दूसरी चुनौती है हमारी यांत्रिक। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, पहली व्यक्तिगत, दूसरी मशीनरी, ठीक है। तो व्यक्तिगत को पढ़ते हैं। व्यक्तिगत को शारीरिक असमता भी कह सकते हैं, ठीक है ना यार, जैसे कि किसी के शरीर में कोई कमी होना, उसके शारीरिक अक्षमता, उसको भी व्यक्तिगत कह सकते हैं। तो इसके अंदर व्यक्ति की आवाज़ का साफ ना होना, शब्दों की सही से ना बोल पाना, ठीक है, व्यक्ति की टोन का फिर उसके लहजा का ठीक ना होना, तो उससे क्या होता है, इन वजह से भी संप्रेषण जो होता है उसके अंदर बाधा आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत। तो यांत्रिक को दो भागों में बांटा था हमने, पहला व्यक्तिगत, दूसरा मशीनरी। तो व्यक्तिगत में क्या हुआ, जैसे किसी के शरीर में कोई कमी होना, ठीक है, किसी की आवाज़ का सही ना होना, ठीक है, उसका लहजा ठीक ना होना, शब्दों को सही से ना बोल पाना, तो ये सब हमारे व्यक्तिगत में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, संप्रेषण जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता, उसमें बाधा आ जाती है। आप पढ़ते हैं मशीनरी। मशीनरी में क्या होता है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जैसे कि सोचो हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क चला जाए, हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, नेटवर्क चला जाए या फिर फ़ोन कट जाए, तो ये सब जितनी भी बातें हुई हैं, तो इनसे क्या होता है, संप्रेषण में बाधाएं आती है, हमारी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये जब जो बाधाएं आती है, व्यक्तिगत तौर पे जो बाधा आती है और मशीनरी तौर पे जो बाधा आती है वो यांत्रिक चुनौतियों में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपनी तीसरी चुनौती, अर्थगत, ठीक है। अगर जो संदेश हम श्रोता को भेजना चाहते हैं वो किसी कारण पूरा ना हो तो श्रोता संदेश को समझ नहीं पाता है। जैसे कि सोचो मैं कोई संदेश दे रही हूँ और वो बीच में ही मैं आधा छोड़ दूँ, यानी मैं आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ, मैं बीच में छोड़ दूँ, तो जो श्रोता होता है वो उस बात को समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो उस कारण क्या होती है, जो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा आ जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अर्थगत चुनौती, जब संदेश पूरा ना हो और श्रोता को बात समझ ना आए। चौथी चुनौती है हमारी भौतिक, ठीक है। वक्ता और श्रोता के बीच कितनी दूरी, यानी मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हो, हमारे बीच में कितनी दूरी है, इसे भी भौतिक कहते हैं। या फिर वक्ता और जो श्रोता होता है उसके बीच में समय अंतराल कितना है, ठीक है, उसको भी भौतिक कहते हैं। तो जब इससे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, यानी सोचो कि जैसे मैं आपसे बहुत दूर हूँ, ठीक है, अभी तो मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रही तो ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर सोचो एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी बहुत दूर खड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ से चिल्लाया जा रहा है, लेकिन इसको सुनाई नहीं पड़ रही क्योंकि ये बहुत दूर है। यही कोई इसके बहुत पास है तो उसे सुनाई दे रही है। तो उनकी जो दूरी होती है वो भी उनके संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। या फिर उनके बीच में जो समय अंतराल होता है, यानी इसने जो बोला और उसे वो टाइम से सुनाई ना दे, समय के साथ सुनाई ना दे, तो उसमें भी जो गैप होता है, टाइम में भी जो गैप होता है, वो भी
भौतिक कहलाता है और उसकी वजह से भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उदाहरण दिया है मैंने, जैसे दूर खड़े व्यक्ति को पास खड़े व्यक्ति की तुलना में कम सुनाई देता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भौतिक चुनौती। अब है हमारी पांचवी चुनौती भाषिक। ठीक है, तो सूचना के आदान प्रदान में भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोचो मैं आपको कोई सूचना देना चाहती हूँ, मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो सीमित भाषा के ज्ञान की वजह से भी संप्रेषण में बाधा आ सकती है। जैसे कि सोचो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, सोचो अगर आपको हिंदी आती ना हो या फिर आपको बहुत कम आती हो, तो इससे क्या होगा, आपको जो भाषा है उसका सीमित ज्ञान है। ठीक है, यानी वो बहुत कम पता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, संप्रेषण में बाधा आ सकती है। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझना है। ठीक है, लास्ट और हमारी सिक्स्थ जो हमारी चुनौती है वो है सांस्कृतिक। तो अलग अलग समाज की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत आदि सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिनको समझने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोचो मैं अलग संस्कृति की हूँ, जैसे कि सोचो कोई बंगाली है और कोई बिल्कुल यूपी कल्चर का है। ठीक है, तो बंगालियों की जितनी भी संस्कृति है, उनकी जितनी भी लैंग्वेज है, उनकी कला हो गए, उनके संगीत हो गए, यूपी वाले को थोड़ी समझ आ रहा है भाई। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति के अंदर बिल्कुल भी समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो जिनको समझने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भ्रामक संप्रेषण। ठीक है, तो भ्रामक संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण को तभी प्रभावी माना जाता है जब श्रोता के द्वारा ग्रहण किए गए संदेश पर वह फीडबैक देता है। यानी कि प्रभावी संप्रेषण तभी माना जाता है जब श्रोता जो होता है वो मैसेज को सुनने के बाद उस पर फीडबैक दे, अपनी प्रतिक्रिया दे। ठीक है, कई बार वक्ता संदेश को श्रोता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाता, तो कई बार क्या होता है, जो वक्ता होता है यानी संदेश को देने वाला होता है वो श्रोता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाता है संदेश को। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, श्रोता संदेश को ठीक से नहीं समझ पाता और तब उसके मन में एक भ्रम की या फिर असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब वो मैसेज को ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो उसे वो ढंग से समझ नहीं आ पाता है, तो उसके मन में कोई अलग बात चल जाती है कि क्या पता इसने ये कहा हो, तो उसके मन में कोई भ्रम आ जाता है, फिर असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे भ्रामक संप्रेषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भ्रामक संप्रेषण क्या होता है, जब वक्ता संदेश को श्रोता तक अच्छे से ना पहुंचा पाए और श्रोता जो होता है वो मैसेज को ठीक से ना समझ पाए। ठीक है, और उसके मन में कोई भ्रम या फिर असमंजस्य पैदा हो जाए उस संदेश को लेकर, तो उसको हम कहेंगे भ्रामक संप्रेषण। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा भ्रामक संप्रेषण के कारण। तो पहला कारण है वक्ता और श्रोता के बीच समान भाषा की कमी होना। यानी कि जो वक्ता होता है मैसेज को देने वाला, श्रोता होता है मैसेज को सुनने वाला, अगर इन दोनों के बीच में समान भाषा नहीं है, यानी एक जैसी भाषा का इस्तेमाल ये नहीं कर रहे। सोचो वक्ता तो जो है वो हो गया बंगाली, ठीक है, और श्रोता जो है वो हो गया कोई फॉरेनर समझ लो। ओके फ्रेंड्स, तो फॉरेनर को थोड़ी ना बंगाली आती है, ना बंगाली जो हमारे बंगाली हो गया ना इसको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो होगी वो संप्रेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो वक्ता हो गया हमारा बंगाली, लेकिन हमारा जो श्रोता हो गया वो हो गया लाइक हम जैसे जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन हम मैसेज को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, तो हमारे बीच में जो भाषा है वो एक बाधा बनकर आई। ठीक है, जिसके कारण जो है भ्रामक संप्रेषण हो रहा है, यानी कि श्रोता जो है वो मैसेज को गलत समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रोता का रुचि ना लेना, वक्ता को ध्यान से ना सुनना। यानी कि जो श्रोता होता है हमारा, अगर वो कभी वक्ता की बातों में रुचि ना ले, इंटरेस्ट ना ले, ठीक है, और वक्ता को ध्यान से ना सुने, तो भी क्या होता है, भ्रामक संप्रेषण हो सकता है। यानी कि श्रोता जो होता है उसके मन में भ्रम आ सकता है, वो गलत मैसेज समझ सकता है, गलत बात समझ सकता है। ओके, थर्ड है हमारा जब संप्रेषण चल रहा हो तो वातावरण में शोर का होना। अच्छा सोचो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे पीछे से कोई नॉइजी मतलब कोई नॉइज़ आ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कोई शोर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको मेरी बात अच्छे से समझ ना आ रही हो, ठीक है, सुनाई ना दे रही हो, तो जिससे कि क्या होगा, आप गलत समझ जाओगे और आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कारण हुआ। फोर्थ है हमारा श्रोता और वक्ता के विचारों का ना मिलना। यानी कि सुनने वाले और मैसेज को देने वाले के जो विचार होते हैं वो अगर एक दूसरे से ना मिले तो भी क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स,
पांचवा है, जिस विषय पर आप दूसरे से बात करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी सोचो मैं आपसे किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपसे संप्रेषण के ऊपर ही बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, आधी अधूरी जानकारी होगी, तो क्या मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी? नहीं ना। तो इसलिए आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो भ्रामक संप्रेषण की स्थिति को उत्पन्न करती है। जब मुझे खुद आधा अधूरा आता है तो मैं आपको भी तो उसका भी आधा अधूरा समझाऊंगी, ठीक है, तो जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। सिक्स्थ है हमारा, वक्ता द्वारा व्याकरण, अर्धविराम चिन्ह और शब्दार्थ का ठीक इस्तेमाल ना करना। जैसे कि जो वक्ता होता है, जो बात करने वाला होता है, अगर वो व्याकरण का, अर्धविराम चिन्ह का या फिर शब्द को जो मतलब होता है उनका ठीक से इस्तेमाल ना करे तो भी जो श्रोता होता है वो मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं दूँ, रोको मत जाने दो, यानी कि ये एक सेंटेंस है हमारा, देखो दोनों में वर्डिंग सेम है, रोको मत जाने दो, तो इसमें आप मतलब क्या समझ रहे हो कि उसको रोको मत, उसे जाने दो, ठीक है। लेकिन इसी का यहीं पे दूसरा मतलब हो जाएगा कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको, उसे जाने मत दो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, सिर्फ एक इस कोमे से मतलब चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम अर्धविराम चिन्ह या फिर इन सब का गलत इस्तेमाल करें तो भी जो श्रोता होता है वो बात को अच्छे से समझ नहीं पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रभावी संप्रेषण। ओके, तो संप्रेषण प्रक्रिया में जब संदेश ग्रहण करने वाला श्रोता ठीक उसी मतलब को समझ जाए जो वक्ता समझाना चाहता है तो ये प्रभावी संप्रेषण कहलाती है, ठीक है। ये बात तो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। ये वो संप्रेषण होती है, यानी वो बातचीत होती है जब संदेश को सुनने वाला ठीक उसी मतलब से बात को समझ जाए जैसे कि वक्ता उसे समझाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रभावी संप्रेषण करने के लिए वक्ता के पास संदेश से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं हूँ, मुझे अगर आपके साथ प्रभावी संप्रेषण करना है, यानी मुझे अपनी बात को आपको बहुत अच्छे से समझाना है, तो मुझे उसके लिए मेरे पास जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ, संदेश जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उससे संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्वानों ने प्रभावी संप्रेषण के लिए 7C के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया है। तो जो विद्वान हैं उन्होंने बताया कि अगर हमें प्रभावी संप्रेषण करना है तो उसके लिए हमें 7C जो है इसके सिद्धांत को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, यानी कि इन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला है हमारा विश्वसनीयता, ठीक है। तो संप्रेषण का आधार विश्वास है, यानी कि जब भी हम किसी से संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी किसी से बातचीत करते हैं, तो उसका आधार जो है वो विश्वास है, ठीक है। तो ये संप्रेषण करता है, यानी कि जो बात बोलने वाला होता है और वक्ता की नियत पर निर्भर होता है कि वो श्रोता को कितनी जानकारी देना चाहता है। यानी कि ये वक्ता की नियत पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैं आपके लिए वक्ता हूँ, तो ये मेरी नियत पर डिपेंड करता है कि मैं आप लोगों को कितनी जानकारी देना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो श्रोता होते हैं, श्रोता को वक्ता में पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको वक्ता में पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, जो वक्ता है उसकी बात को अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जब अगर वो उनमें विश्वास रखेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु। तो दूसरा जो हमारा C है वो है विषय वस्तु, ठीक है। यानी कि विषय वस्तु के जरिए श्रोताओं को चुना जाता है, मतलब कि किन लोगों को क्या संदेश देना है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये पॉइंट हमें कहता है कि जो विषय वस्तु होती है उसके ज़रिए हम श्रोताओं को चुनते हैं, सुनने वाले को चुनते हैं। यानी जो वक्ता होता है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड श्रोताओं को चुनता है कि किन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, यानी कि लोगों की ज़रूरत क्या है, तो उनके हिसाब से लोगों को संदेश क्या देना चाहिए, ठीक है। तो ये विषय वस्तु का काम होता है। संदेश को श्रोता के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि वक्ता कोई भी संदेश दे, कोई भी बात कहे, उसे श्रोता के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, और श्रोता के विश्वास के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि वो जो संदेश है वो श्रोता के विश्वास के हिसाब से होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा संदर्भ, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा जिन संदेशों का आदान प्रदान होता है वे सब हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से संदर्भित यानी कि संबंधित होते हैं। यानी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी संदेश का जो आदान प्रदान होता है वो सारे संदेश जो होते हैं हमारे जीवन से किसी न किसी रूप से संदर्भित होते हैं, यानी कि संबंधित होते हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से रिलेटेड होते हैं वो सारे संदेश। संदर्भ ठीक होने पर ही श्रोता संदेश को प्राप्त करता है, यानी कि जिस भी
टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, जिस भी संदर्भ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, तभी श्रोता जो है वो संदेश को प्राप्त करेगा, वरना अनदेखा कर देगा। ठीक है, यानी कि जो वो श्रोता है वो श्रोता के संदर्भ में वो बात सही होनी चाहिए, वरना जो श्रोता अगर उसे लगेगा कि मेरे काम की बात नहीं है, ठीक है ना, मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो वो उस बात को अनदेखा कर देता है। इसलिए संदेश को संदर्भ के हिसाब से सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए जो वक्ता होता है उसे ये देखना चाहिए कि संदेश जो है वो श्रोता के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हमारा, फोर्थ है हमारा स्पष्टता। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए विचारों को स्पष्टता से प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि जब भी अगर हम प्रभावी संप्रेषण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो वक्ता होता है जब वो अपने विचारों को श्रोता के सामने प्रदर्शित करता है यानी उसके साथ बांटता है, तो वो उसे स्पष्टता के साथ सामने रखे, यानी सफाई के साथ रखे। ठीक है, ताकि जो वक्ता हो और श्रोता हो उनके बीच में एक ही अर्थ समझे वो एक मैसेज का। यानी कि अगर जो वक्ता होता है वो अपनी बात को श्रोता को बहुत सफाई के साथ बहुत प्यार से अच्छे से समझाएगा, तो जो वक्ता और श्रोता होते हैं वो संदेश का एक ही मतलब समझते हैं। ठीक है, तो वो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा माध्यम। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा केवल उन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज भी हो सकती है, यानी कि किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर किस तरीके से बातचीत की जा रही है, बोलने से या फिर लिखने से। ठीक है, तो ये सब माध्यम होते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल उन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए उपयोगी हो और दोनों को समझ आ सके। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं अभी यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए, तो हम दोनों के बीच में हमारा जो माध्यम है वो हिंदी है और ये जो है उपयोगी भी है। क्यों? क्योंकि ये मुझे भी समझ आ रहा है और आपको भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया हो गई वो प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा निरंतरता एवं एकमतता। ठीक है, तो संप्रेषण एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर चलती रहती है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा चलती रहती है, कोई किसी से अपनी बात शेयर कर रहा है, कोई किसी को, तो ये जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और संदेश की पुनरावृत्ति के बाद भी उसमें समानता, नवीनता एवं रोचकता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम संदेश को दोबारा भी बोल रहे हैं किसी के सामने, पुनरावृत्ति यानी दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर समानता होनी चाहिए, यानी कि वो वैसा ही होना चाहिए जैसे उसे पहले बोला था। नवीनता होनी चाहिए, यानी कि नयापन जैसे कि हम पहली बार बता रहे हैं, और रोचकता यानी उतने ही इंटरेस्ट के साथ बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट, जो कि हमारा प्राप्तकर्ता की क्षमता। ओके फ्रेंड्स, तो संप्रेषण में प्राप्तकर्ता की क्षमता हो, जैसे कि उनकी भाषा, आयु वर्ग, संस्कृति आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनकी क्षमताओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो संदेश जो है वो अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया करने चलते हैं तो जब मैसेज को देने वाला होता है यानी संदेश को बोलने वाला होता है, उसे हमेशा प्राप्तकर्ता की क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी भाषा क्या है, वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है, किस भाषा उसको यानी कौन सी भाषा उसे ज़्यादा समझ आती है, उसकी उम्र क्या है, किस वर्ग से वो संबंधित है, उसकी संस्कृति क्या है, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए और तब अपना संदेश देना चाहिए। ठीक है, अगर वो इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेगा तो जो संदेश होता है वो अर्थहीन हो जाएगा। कैसे? अगर उसने उस भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो प्राप्तकर्ता को आती ही नहीं है तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा। और अगर उसने उसकी एज से रिलेटेड, सोचो एक 5 साल का बच्चा और एक यहीं 20 साल का आदमी है, ठीक है, तो वो उससे भाई बहुत सारी नॉलेज वाली बातें कर रहा है, क्या उस 5 साल के बच्चे को बात समझ आएगी? नहीं। ठीक है, तो वर्ग और संस्कृति से रिलेटेड बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 C यानी 7 C's। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 7 C's जो हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। टॉपिक है हमारा प्रभावी संप्रेषण के गुण। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ बट मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया वो होती है फ्रेंड्स जब कोई अपनी बात को दूसरे को ठीक उसी मतलब से उसी तरीके से समझा पाए जैसे वो उसे समझाना चाहता है, तो उस बातचीत को हम प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ, मैं अगर आपको ठीक उसी तरीके से समझा पाऊँ जैसे ये मुझे समझ आ रहा है, तो हमारी जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया हो जाएगी प्रभावी कहलाएगी।
ठीक है। तो अब हम हमारे प्रभावी संप्रेषण के कुछ गुण देखने वाले हैं। तो इसका पहला गुण है शुद्ध उच्चारण। ठीक है, यानी कि उच्चारण यानी कि बोलने का तरीका, जब हम शब्दों का जो उच्चारण होता है वो शुद्ध हो, सफाई से हो। ठीक है। तो वाणी की स्पष्टता संप्रेषण को प्रभावी बनाती है, यानी कि हमारी जो हम वाणी यानी कि जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं इसकी स्पष्टता, ठीक है ना, वो संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। अगर हम सफाई से मतलब बहुत शुद्ध तरीके से बोलेंगे तो संप्रेषण जो है वो प्रभावी बनेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को हमारी बात अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। इससे प्रेषक की बात, प्रेषक कौन फ्रेंड्स? जो अपनी बात को बोलने वाला होता है। तो जो बात को बोलने वाला होता है उसकी बात श्रोता तक यानी सुनने वाले तक ठीक तरीके से पहुंचती है, जिसकी वजह से जो वो उसे समझाना चाहता है श्रोता समझ जाता है और संप्रेषण की जो प्रक्रिया होता है वो प्रभावी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिष्टता। ठीक है। तो संप्रेषण में शिष्टता सदैव उसे प्रभावी बनाती है, यानी अच्छे से बात करना दूसरों से। ठीक है। तो जो संप्रेषण में शिष्टता होती है वो उसको हमेशा प्रभावी बनाती है। शिष्टता के कारण संप्रेषण नम्रता से भर जाती है, यानी कि जब हम किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं तो जो हमारी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो नम्रता से भर जाती है। ठीक है। प्रेषक यानी कि जो अपनी बात को कहने वाला होता है, और जो प्रापक यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला, सुनने वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रापक को श्रोता भी कह सकते हैं और प्रेषक को वक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है। मतलब प्रेषक, वक्ता, संप्रेषक और यहाँ पे प्राप्तकर्ता। ठीक है ना, और श्रोता और प्रापक। ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। अगर ये जो प्रेषक और प्रापक होते हैं अगर ये एक दूसरे को बराबर इज्जत देंगे और प्यार से बात करेंगे तो उनकी जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी वो प्रभावी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा सूचनाओं का बोझिल ना होना। ठीक है। संप्रेषक का गुण ये भी है कि उसमें सूचनाएं बोझिल नहीं होनी चाहिए। बोझिल यानी कि क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड जब भी कोई सूचना दी जाती है तो वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि इंसान कंफ्यूज हो जाए, यानी कि सिर्फ इतनी नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि वो समझ जाए और उसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो संप्रेषक का गुण ये भी है कि उसमें जो सूचनाएं हैं वो बोझिल नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि सामने वाला इंसान कंफ्यूज ही हो जाए। ठीक है। नहीं तो प्रापक को संदेश समझने में देर लग जाती है। ठीक है। जब उसे संदेश, इतनी सारी नॉलेज मिल गई है तो उसे ये पता करने में मुश्किल हो जाती है कि मुझे समझना क्या था। ठीक है ना, मतलब मेरे लिए ज़रूरी बात क्या है, मैं क्या बात को समझूं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। ओके फ्रेंड्स, फीडबैक क्या होता है शॉर्ट में बताती हूँ। यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, और आपको कोई बात मेरी समझ आई, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको समझ भी आ गई है तो आप जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हो अपनी, उसको फीडबैक कहते हैं। तो श्रोता के द्वारा फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया भी संप्रेषण का महत्वपूर्ण गुण है। इससे पता चलता है कि संप्रेषण प्रभावतापूर्ण हुआ है कि नहीं। यानी कि अगर मैंने आपको कुछ समझाया है और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और अगर आपने मुझे प्रतिक्रिया दी, अपना कमेंट किया कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, हमें समझ आ गया, तो इससे क्या होगा, हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो प्रभावी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं समझा रही हूँ और आप लोगों को अगर समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और आप लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो कि नहीं समझ में भी नहीं आ रहा और कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो प्रभावी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक कला यानी बोलने की कला। ठीक है। तो वाक कला का भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगर वक्ता तेज बोलता है तो भी श्रोता को उसे समझने में दिक्कत होगी, यानी कि अगर जैसे मैं आपके लिए वक्ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपना संदेश आप तक पहुँचा रही हूँ, अगर मैं इतनी तेज़ बोल जाऊँ, बड़ सब कर जाऊँ, तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं ना। या फिर अगर मैं इतनी स्लो बोलूँ, धीरे धीरे, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। तो जो भी वक्ता होता है उसको जो बोलने की गति है उसकी वो मध्यम होनी चाहिए, यानी कि बीच की होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। ठीक है। ऊपर से जो उसकी आवाज़ होती है ना वो ज़्यादा चिल्लाने वाली होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ वो तो चिल्ला रहा है। ठीक है। और ना इतनी धीरे होनी चाहिए कि उसे सुनाई ना दे। ठीक है। तो वाक कला का भी क्या होता है, संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा विचारों की समानता। ठीक है। संप्रेषण में विचारों की समानता होनी चाहिए, यानी कि जब दो लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो जो उनके विचार होते हैं
उनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वक्ता और श्रोता के विचार एक जैसे नहीं होंगे तो प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि वक्ता है और श्रोता है, अगर उनके विचार ही एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। उन दोनों की मानसिकता भी समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उन दोनों के सोचने का तरीका, ठीक है ना, उन दोनों का मतलब दिमाग में जो सब बातें चलती हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो हमारी प्रभावी संप्रेषण होता है वो हो पाता है। अच्छे कैसे सोचो ना फ्रेंड्स, अगर जैसे दो ऐसे लोग मिल गए जिनके विचार मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से बात करे जा रहे हैं, लड़ाई हो जा रही है, उनके दोनों के बीच में बहस होती जा रही है, क्या वो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी होगी? नहीं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा श्रोता और वक्ता की समरसता। वक्ता और श्रोता का घमंड भी संप्रेषण में बाधक होता है। यानी कि जैसे कि बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, अगर उन दोनों में से किसी में भी घमंड है, यानी कि वो किसी एक की बात को सुन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बाधा आ जाती है। ठीक है, जिससे प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। तो प्रभावी संप्रेषण को करने के लिए दोनों तरफ से घमंड नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संस्कृति की समानता। ठीक है, तो संप्रेषण एक गुण संस्कृति समानता भी है, यानी संप्रेषण का एक गुण है संस्कृति की समानता। ठीक है, क्योंकि समान संस्कृति वाले प्रेषक और प्रापक संदेश को शीघ्र समझ लेते हैं। यानी कि जैसे कि जो लोग एक जैसे कल्चर से होते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएंगे पहले तो। ठीक है, दूसरा उनकी जो कल्चर हो गया वो सेम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे का जो संदेश होते हैं उसे जल्दी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृति की समानता जो है वो भी एक गुण है संप्रेषण की प्रक्रिया का, प्रभावी संप्रेषण का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा की समानता। ठीक है, संप्रेषण का एक गुण भाषा की समानता भी है। असमान भाषा वालों के बीच संप्रेषण प्रभावशील नहीं होता है। जैसे कि अभी सोचो, कोई तो हो गया बंगाली एंड कोई हो गया हमारा यूपी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाली वाला अपनी बंगाली लैंग्वेज बोले जा रहा है यूपी वाले के साथ, बट उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे उस लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है, उसे उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन दोनों की जो भाषा हो गई वो असमान हो गई, तो उससे क्या होगा, उनका जो संप्रेषण होगी वो प्रभावशील नहीं होगा। ठीक है ना, प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। तो प्रभावी संप्रेषण को करने के लिए भाषा जो है वो भी समान होनी चाहिए प्रेषक और प्रापक के बीच में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बाधा रहित। संप्रेषण बाधा रहित होना चाहिए, अन्यथा संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जब भी हम किसी से बातचीत करने चलते हैं, अपने विचार दूसरे का शेयर करने चलते हैं, तो जो हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब वातावरण में कोई शोर नहीं होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो होती है वो साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको जो हमारे चैप्टर है हमारा सेकंड, या फिर हमारे किसी भी चैप्टर के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर का जो है मतलब कि आपको PDF चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो आप उस वीडियो पे जाइए एंड आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा पूर्णता। ठीक है, संप्रेषण जो है इसका एक गुण ये भी है कि संप्रेषण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जब भी आप किसी से बात करने चलते हो, तो जो आप संदेश उसे देते हो, जो बात उसे कहना चाहते हो, वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अधूरा संदेश जो होता है वो भ्रम पैदा करता है, जिससे श्रोता जो होता है संदेश को समझ नहीं पाता। ठीक है, यानी कि अधूरा, अगर आप किसी को आधी बात बता रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो सुनने वाला होता है वो बात को समझ नहीं पाएगा और उसके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा उस बात से रिलेटेड। ठीक है, तो किसी भी संदेश को ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोता उसका अर्थ पूरी तरह से अच्छे से समझ सके। यानी कि किसी भी मैसेज को ऐसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसको पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तता। प्रभावी संप्रेषण का एक गुण संक्षिप्तता भी है। संक्षिप्तता यानी कि किसी भी बात को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके समझाना। ठीक है ना, तो सूचनाएं हमेशा सीधी और संक्षिप्त होनी चाहिए, इससे सूचना जल्दी संप्रेषित हो जाती है। जब वो छोटी होगी तो उसको संप्रेषित करने में यानी किसी को समझाने में टाइम कम लगेगा। लंबी गहरी मुश्किल सूचनाएं भी सरल तरीके से अगर छोटा करके प्रेषित की जाए तो समझ आ सकती है। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसी बात है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर कोई कोशिश करे उसको छोटा करके और आसानी से समझाने की कोशिश करे तो वो भी समझ आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जो सोल की बुक्स हैं वो आपको समझ आ सके, मैं उसी का कंटेंट इस्तेमाल करती हूँ लेकिन थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है आप लोगों को भी समझ आ जाता है। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा वो है संप्रेषण के विभिन्न माध्यम। ठीक है, तो हम संप्रेषण के अलग अलग माध्यमों को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है संप्रेषण प्रक्रिया में माध्यम का स्थान बहुत व महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारी पूरी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर जो माध्यम होते हैं ये बहुत व महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये माध्यम ही है जो संप्रेषण करता और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच सेतु का काम करता है। यानी कि जो माध्यम होते हैं वो संप्रेषण करता है यानी बात को कहने वाले, और प्राप्त करता है यानी कि बात को सुनने वाले। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सेतु यानी कि एक पुल का काम करता है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, माध्यम और परिस्थिति के आधार पर संप्रेषण के कई भेद हैं। यानी कि माध्यम और परिस्थिति के हिसाब से जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होता है उसके कई भेद हैं, यानी कि कई प्रकार हैं। ठीक है, माध्यम के आधार पर है मौखिक, सांकेतिक और लिखित, ये सब इसके भेद हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी से मुंह से बोलकर बात करते हैं, संकेतों के यानी कि इशारों के थ्रू बात करते हैं, लिखकर बात करते हैं, तो ये माध्यम में आ जाते हैं। लेकिन परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, इसमें स्वाभाविक और यांत्रिक है, यानी कि हालात के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से स्वाभाविक और यांत्रिक दो भेद हैं हमारी संप्रेषण के। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, आज संप्रेषण में प्रेषक और प्रापक की दृष्टि से कई संप्रेषण के माध्यम उभर कर आए हैं। यानी कि आज संप्रेषण की जो प्रक्रिया है ना, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, जब कोई बात को कहने वाला अपने विचारों को दूसरों को समझाए और जो मतलब दूसरों के आगे रखे, ठीक है, और वो समझ जाए, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी बातचीत करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है। तो आज क्या होता है संप्रेषण में प्रेषक यानी कि बात को कहने वाला और प्रापक यानी कि बात को सुनने वाला, इन दोनों की दृष्टि से जो है कई संप्रेषण के माध्यम जो वो उभर कर आए हैं, जैसे कि एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट आदि। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पहले पॉइंट पे बताया था कि परिस्थिति के आधार पर भी जो स्वाभाविक है और यांत्रिक, इन दो तरीकों में यानी कि इन दो भेद के अंदर संप्रेषण को बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे आते हैं एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, ये हमारे स्वाभाविक में आते हैं, और इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और वेबसाइट ये हमारे यांत्रिक में आते हैं, यानी यंत्रों का इस्तेमाल करके जो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संप्रेषण में माध्यम का अर्थ है। यानी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें माध्यम का मतलब होता है साधन, उपाय या फिर आधार, यानी कि जिसके द्वारा हम किसी काम को अंजाम दे सकें। यानी कि माध्यम वो साधन या फिर उपाय होता है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी काम को पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा यह माध्यम से मतलब है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, यानी कि दो लोगों को साथ में जोड़ने वाला माध्यम होता है। ठीक है, और इसके ज़रिए हमारी जो पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है हम इसको अंजाम दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ संप्रेषण के माध्यम इस प्रकार है। तो अब हम जो है हम अपने कुछ संप्रेषण के माध्यम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है हमारा एकालाप। ठीक है, तो एकालाप जो हमारा माध्यम होता है इसे देखते हैं। जब कोई भी व्यक्ति खुद मन ही मन में किसी विचार पर चिंतन करे, यानी कि जब सोचो कोई भी व्यक्ति जो है वो मन ही मन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बातचीत कर रहा है अपने ही आप से, ठीक है, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपने ही मन में सोच समझ कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, उसके मन में कोई बात आ जाए कि हाँ ये ऐसी होनी है, ठीक है, तो इसे एकालाप कहते हैं। तो ये जो तरीका होता है, ये जो माध्यम हो गया संप्रेषण का, इसको एकालाप कहते हैं। यानी कि जब कोई इंसान खुद ही अपने मन में अपने ही आप से बात करे और फिर बाद में एक निष्कर्ष पर भी पहुंच जाए, तो वो बातचीत जो होती है वो एकालाप कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये एकालाप है इंग्लिश में इसको मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति खुद ही वक्ता और श्रोता होता है। तो मोनोलॉग यानी कि एकालाप में क्या होता है, जो इंसान है वो खुद ही वक्ता होता है, यानी बात को कहने वाला भी होता है, और श्रोता भी खुद ही होता है, यानी कि सुनने वाला भी खुद ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो मन ही मन में बात कर रहा है। एकालाप की प्रक्रिया में एकालाप के दो रूप या फिर भेद होते हैं। एकालाप की जो प्रक्रिया होती है इसके दो रूप या फिर भेद होते हैं फ्रेंड्स। पहला स्थिर और गत्यात्मक। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना। स्थिर एकालाप में व्यक्ति किसी एक ही विचार पर सीमित रहता है। यानी कि जब भी कोई जो स्थिर एकालाप होता है इसमें क्या होता है,
कोई भी इंसान जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा है तो वो एक ही विचार पर ठहर जाता है, एक ही विचार पे सीमित रहता है, वो और कोई बात सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्थिर एकलाप। लेकिन जो गत्यात्मक एकलाप होता है इसमें व्यक्ति खुद से ही सवाल जवाब करता है, ठीक है, खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस तरह संप्रेक्षण की प्रक्रिया एक व्यक्ति के दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे गत्यात्मक एकलाप कहते हैं, जब इंसान खुद से सवाल जवाब करता रहे और दिमाग में अपने खुद ही मन में बात करता रहे, ठीक है, तो इसको गत्यात्मक एकलाप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एकलाप हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा माध्यम है वो है संवाद। ओके, तो एकलाप का अगला चरण है संवाद। तो जब दो या उससे अधिक लोग आपस में बातचीत करें तो उस प्रक्रिया को संवाद कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठकर बात करें तो उसको संवाद कहते हैं। इसमें वक्ता और श्रोता जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है। जब दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के सामने बैठकर बात करते हैं तो जो वक्ता यानी कि बात को कहने वाला और सुनने वाले जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी में संवाद को डायलॉग कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो हमारा संवाद है इसको डायलॉग कहते हैं, जिसका मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों की आपस में बातचीत। डायलॉग का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं तो उसको संवाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो स्थिति होती है यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति को वार्तालाप भी कहते हैं, संभाषण भी कहते हैं, या फिर कथोकथन आदि भी कहा जाता है, यानी कि इनको इन तीनों नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिपाद्य एवं शैली की दृष्टि से संवाद के दो भेद होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रतिपाद्य और शैली इन दोनों की दृष्टि से संवाद के दो भेद होते हैं। प्रतिपाद्य के भी दो भेद होते हैं और शैली की दृष्टि से भी संवाद के दो भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रतिपाद्य की दृष्टि से स्थिर एवं गत्यात्मक संवाद। यानी कि जो प्रतिपाद्य की दृष्टि से संवाद के ये दो तरीके होते हैं, स्थिर एवं गत्यात्मक। स्थिर संवाद में क्या होता है, वक्ता श्रोता जो होता है उनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, ठीक है, और मुख्य भूमिका जो होती है वो वक्ता की होती है, यानी कि बात को कहने वाले की होती है। श्रोता बस सुनता होता है, ठीक है। जैसे कि कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना, इसमें क्या होता है, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं। सोचो कोई टीचर क्लास में आई, ठीक है फ्रेंड्स, और टीचर आकर बोले जा रही अपना लेक्चर दे के चली गई और उसने बच्चों से कुछ नहीं पूछा, ठीक है, और बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं है, बच्चे सुनने वाले हो गए ना, श्रोता, वो बस सुनते रहे, मतलब सुने जा रहे हैं, वो कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरी बात होगी इसको कहेंगे स्थिर संवाद, ठीक है। और गत्यात्मक संवाद में श्रोता और वक्ता के रूप में आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो गत्यात्मक संवाद होता है इसमें क्या होता है, जो श्रोता होता है यानी कि बात को सुनने वाला और जो बात को कहने वाला वक्ता होता है वो आपस में बदलते रहते हैं अपने रूप को। यानी कि जैसे कि सोचो, अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि टीचर पूरी क्लास में आई, ठीक है, टीचर आई एंड टीचर ने कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोला, मतलब कोई क्वेश्चन पुट अप किए स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट्स ने आंसर दिए। तो उसमें क्या हुआ, जब टीचर बोल रही थी तो टीचर वक्ता थी और बच्चे श्रोता थे, लेकिन अब जब बच्चे बोल रहे हैं तो टीचर श्रोता हो गए, बच्चे वक्ता हो गए। तो गत्यात्मक संवाद में श्रोता और वक्ता जो होते हैं वो अपने रूप को आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिपाद्य की दृष्टि से ये दो भेद थे। अब हम देखेंगे शैली की दृष्टि से संवाद के मौखिक और लिखित रूप होते हैं, ठीक है। तो मौखिक संवाद में व्यक्ति मुंह से बोलकर और संकेतों का इस्तेमाल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन जो लिखित संवाद होता है इसमें व्यक्ति लिखकर बात करता है और ये ज़्यादा स्थायी और स्पष्ट संवाद होता है, ठीक है। तो ये हमारे शैली की दृष्टि से संवाद के दो रूप हो गए और अभी हमने ऊपर प्रतिपाद्य की दृष्टि से दो रूप पढ़े थे, स्थिर एवं गत्यात्मक संवाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे हमारे संवाद माध्यम के कुछ लाभ, ठीक है। सबसे पहला, ये सबसे सस्ता और प्रचलित माध्यम है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पैसा नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि मुंह से बोलकर बातचीत की जा रही है, उसमें क्या पैसा लग रहा है, और प्रचलित माध्यम है, ठीक है। इसमें विचारों का लेन देन जो होता है वो आमने सामने बोलकर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका, इसमें संप्रेषक कभी भी वक्ता की भूमिका निभा सकता है। संप्रेषक यानी कि फ्रेंड वो जो अपने मैसेज को आगे पहुंचाना चाहता हो, ठीक है। तो जो भी कोई अपने मैसेज को, अपने संदेश को, अपने विचारों को आगे रखना चाहता है वो वक्ता की भूमिका को निभा सकता है, ठीक है। फोर्थ है, इसमें संप्रेषणकर्ता तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान पा सकता है। यानी कि सोचो, जैसे कि संप्रेषणकर्ता क्या होता है, जो अपने मैसेज को आगे पहुंचा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर उसे अपनी सूचना से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी है और अगर उसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो अपनी इन शंकाओं को तभी के तभी दूर कर सकता है, ठीक है, किसी से पूछ के।
ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा जो हमारा माध्यम है वो है सामूहिक चर्चा। ठीक है, तो जब दो या उससे अधिक लोग एक समूह बनाकर किसी विशिष्ट विषय पर बात करें तो इसे सामूहिक चर्चा कहा जाता है। यानी कि जब दो या उनसे ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोग एक साथ ग्रुप बनाकर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें तो इसे हम सामूहिक चर्चा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सामूहिक चर्चा की सफलता की शर्तें। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जो सामूहिक चर्चा है, अगर इन शर्तों का पालन किया जाएगा तो ही सामूहिक चर्चा जो है वो सफल हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो पहला है सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सबसे पहले समूह के सभी सदस्यों के चर्चा के उद्देश्य स्पष्ट हो। यानी कि अगर जैसे कि 4-5 लोग जो हैं वो आपस में बैठ के किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस मोटिव के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं तो उनके उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ठीक है, इससे समूह के सदस्य जो है उन उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि वो किन उद्देश्य के साथ अपनी बातचीत कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा समूह के सभी सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। यानी कि उस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं, वो जितने भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके सभी सदस्यों का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने। ठीक है, ताकि निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्णय लेने में कोई बाधा ना हो। अगर सोचो लोग वो जो जितने भी लोग बैठे, 4-5 लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे को बात ही नहीं सुन रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं भाई तुम तो गलत कह रहे हो, तुम तो गलत कह रहे हो, उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे निर्णय लेने में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो जो सदस्यों का जो व्यवहार है वो सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सदस्यों को दूसरे सदस्यों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बिना किसी संकोच के अपनी बात को दूसरों के आगे रखना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, जो सामूहिक चर्चा होती है वो सफल होने की जो संभावना होती है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सभी सदस्यों को सहनशीलता से अपने विचार रखने चाहिए। यानी जितने भी सदस्य होते हैं उनमें सहनशीलता होनी चाहिए और उन्हें अपने विचार सहनशीलता के साथ रखने चाहिए। ठीक है, सामूहिक चर्चा के दौरान सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सदस्यों को अपनी भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं बहुत सफाई के साथ बोले, उनकी लैंग्वेज बहुत साफ शुद्ध होनी चाहिए। और संक्षिप्तता, यानी कि जो भी बात बोल रहे हो उसे थोड़ा संक्षिप्त करके बोलना चाहिए। ठीक है, को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारी शर्तों को अगर कोई भी ग्रुप डिस्कशन अगर कोई करता है, सारे सदस्य हैं अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो वो जो सामूहिक चर्चा होती है वो बहुत अच्छे से पूरी हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक चर्चा के उद्देश्य। यानी कि जब कोई सामूहिक चर्चा की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होते हैं। तो सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है कि समूह के सदस्यों के विचारों के आदान प्रदान द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं का हल करना। कि अगर जो समूह के सदस्य हैं, अगर उनके विचार जो हैं, अगर वो उनके लेन देन के ज़रिए अगर किसी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में, उनकी प्राप्ति के रास्ते में अगर कोई बाधा आ रही है तो सामूहिक चर्चा के ज़रिए उनका हल किया जा सके। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ है, जैसे कि कोई संगठन है, ठीक है, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई बाधा आ रही है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में, तो समूह के सदस्यों का काम होता है, सामूहिक चर्चा का काम होता है कि वो आपस में विचार करें और उन सारी बाधाओं का हल करें। ठीक है, तो ये सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा सामूहिक चर्चा के आयोजन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो कौन सी बातें हैं, यानी कि अगर कोई सामूहिक चर्चा को आयोजित करना चाहता है तो उनके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि सामूहिक चर्चा के लिए समूह के लोगों को यह सूचित करना कि किस दिन, कहाँ पर और किस समय पर किस उद्देश्य से मिलकर उन्हें चर्चा करनी है। यानी कि सामूहिक चर्चा करने से पहले लोगों को, जितने भी सदस्य हैं, उनको ये बताना कि आपको कहाँ आना है, किस दिन आना है, किस समय पर आना है और किस उद्देश्य के लिए आना है। ठीक है, ये सब बताना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सदस्यों के सामने लिखित रूप में इससे पहले की गई बैठक की कार्यवाही और निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पहले बैठक हो चुकी है तो सदस्यों को जो है लिखित रूप में इससे पहले की बैठक की कार्यवाही और निर्णय की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो है सदस्य जो है वो समय की बचत कर सकें और जल्दी से उचित निर्णय ले सकें। अब हम देखेंगे सामूहिक चर्चा के कुछ दोष। ओके फ्रेंड्स, तो अगर सदस्यों का मन चर्चा में भाग ना ले
यानी कि सदस्य बैठे तो हैं लेकिन उनका जो दिमाग है वो चर्चा में नहीं है, तो ये संभव होगा कि कोई गलत फैसला लिया जा सकता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। सोचो ना कि जैसे कि उनका दिमाग तो है ही नहीं चर्चा में, ठीक है, और उनसे कोई मतलब कि कोई एक सदस्य है, ठीक है, उसका दिमाग नहीं है चर्चा में कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड बात चल रही है, वो अपने ख्याली पुलाव पका रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी के सदस्य हैं वो उससे पूछेंगे कि भाई कुछ बताओ कुछ बताओ, तो उसे जब टॉपिक ही नहीं पता, उसे कुछ पता ही नहीं, वो उल्टा सीधा कुछ भी बता देगा, जिससे कि क्या होगा, गलत फैसला भी हो सकता है और समय भी ज़्यादा बर्बाद होगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट है, कई बार किसी भी विषय पर आम सहमति ना बनने के कारण सदस्यों को समझौतेवश निर्णय लेना पड़ता है। यानी कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिस पर जितने भी सदस्य होते हैं उनकी कोई आम सहमति नहीं बन पाती, तो जिसके कारण क्या होता है, उन्हें समझौतावश निर्णय लेना पड़ जाता है, सहमति वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कई बार व्यक्ति के विचारों का पता नहीं चलता। यानी कि कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति के विचार होते हैं उनका पता नहीं चल पाता है, क्योंकि निर्णय सारे समूह का होता है। यानी कि जो पूरा समूह निर्णय लेगा वही माना जाएगा, कोई एक व्यक्ति उनमें से कोई एक सदस्य कुछ भी कहता रहे उसको नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कई बार व्यक्तिगत राय दबकर रह जाती है, यानी कि कोई एक सदस्य की खुद की कोई पर्सनल राय हो तो वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि जो निर्णय है वो पूरे समूह का ही होता है। संप्रेषण के परंपरागत माध्यम एकलाप, संवाद और सामूहिक चर्चा के साथ तकनीक पर आधारित इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट आदि भी बड़े महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमने एकलाप, संवाद और सामूहिक चर्चा पढ़े हैं अपनी फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो संप्रेषण के परंपरागत माध्यम है, ठीक है। इनके साथ साथ तकनीक पर आधारित जो माध्यम होते हैं जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये भी संप्रेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आज सूचना एवं संप्रेषण का सबसे क्रांतिकारी माध्यम है कंप्यूटर, इंटरनेट। यानी कि आज के टाइम पे अगर किसी को सूचना और संप्रेषण करनी है तो उसका जो सबसे क्रांतिकारी माध्यम है वो कंप्यूटर, इंटरनेट है, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक जाल है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर के नेटवर्कों का एक जाल है, ठीक है, जिसमें हर नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरनेट का नाम ही है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आज इंटरनेट अपने संप्रेषणीयता के गुण के कारण मानवीय संबंधों एवं संस्कृतियों को जोड़ने के साथ ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का भी एक सरल और मजबूत माध्यम बन गया है। यानी कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट है वो अपने संप्रेषणीयता के गुण के कारण, यानी कि एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के इस गुण के कारण मानव के संबंधों और संस्कृतियों को जोड़ने के साथ ज्ञान, विज्ञान और व्यापार का भी एक अच्छा रास्ता बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनेट के उद्भव और विकास की बात अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से जुड़ी हुई है। यानी कि उद्भव यानी कि इसकी उत्पत्ति, ठीक है। तो इंटरनेट की उत्पत्ति और विकास की जो बात है वो अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। क्या हुआ फ्रेंड्स, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो उसके बाद रूस और जो अमेरिका थी इनमें महाशक्ति देश बनने की होड़ लग गई। तो सन 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह आकाश में सफलतापूर्वक भेज दिया, तो जिससे कि क्या हुआ, अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। तो स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सोवियत संघ ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दी थी अंतरिक्ष में, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। और उसने 1958 में अमेरिका ने अपनी सेना की रक्षा के विकास के लिए एक उच्च स्तर पर रक्षा अनुसंधान प्रकल्प संस्थान की स्थापना कर दी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डरपा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डरपा का जो सबसे पहला लक्ष्य था वो ये था कि कंप्यूटर के तंत्र ज्ञान यानी कि कंप्यूटर की जो टेक्निक थी उस टाइम पे उसमें बदलाव करें, ठीक है। तो इसमें बदलाव का उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में होने वाले संभावित हमलों से बचने के लिए मिसाइल का विकास करना था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी समय अमेरिका ने कंप्यूटर तंत्रज्ञान में तरक्की करने के लिए जोसेफ फ्लिकलिंडर के नेतृत्व में सूचना प्रसंस्करण तंत्रज्ञान संस्थान यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस की स्थापना की। क्या हुआ कि इसी समय फिर अमेरिका ने क्या किया, कंप्यूटर की जो टेक्निक थी उसमें तरक्की करने के लिए जोसेफ फ्लिकलिंडर के नेतृत्व में
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफिस की स्थापना कर दी, ठीक है, और इसे इंटरनेट विकास का जिम्मा सौंप दिया जोसेफ लिकलिंडर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिकलिंडर ने लॉरेंस की मदद से कंप्यूटरों से सूचनाओं के आदान प्रदान की योजना बनाई। यानी कि जो लिकलिंडर थे उन्होंने लॉरेंस की मदद ली और उन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाए इसकी योजना बनाई, ठीक है। उसने एक ऐसा कंप्यूटर तंत्र बनाया जो संवाद, संदेश, प्रेषण करने की क्षमता रखता था। तो लिकलिंडर ने एक ऐसा पूरा मतलब कि नेटवर्क बनाया कंप्यूटरों का जिससे कि वो संवाद, संदेश, प्रेषण कर सकें, ठीक है। इसका सफल प्रयोग ARPANET के जरिए 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान में किया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो लिकलिंडर ने जो अपना कंप्यूटर तंत्र बनाया था उन्होंने उसका सबसे पहला सफल प्रयोग ARPANET के जरिए 1969 में किया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के बीच में, ठीक है, संस्था के बीच सूचना प्रेषण में किया गया। यानी कि उन्होंने अपने उस कंप्यूटर तंत्र का जो सबसे पहला इस्तेमाल किया वो 1969 में इन तीनों चीज़ों के बीच में, यानी कैलिफोर्निया वो जो था और हमारा लॉस एंजलिस, ठीक है, और इस संस्था के बीच में सूचना प्रेषण में किया गया और इंटरनेट का आरंभ तभी से हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा है कि इंटरनेट का आरंभ 1979 में एक शैक्षिक इंटरनेट यूजनेट न्यूज़ के रूप में हुआ। यानी कि जो डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे उन्होंने कहा इंटरनेट की जो शुरुआत हुई 1979 में वो एक शैक्षिक इंटरनेट के रूप में हुई, यूजनेट न्यूज़, ठीक है। इसका पहला सार्वजनिक जो विस्तार हुआ था वो सरकारी नियंत्रण में हुआ। यानी सबसे पहले जब इंटरनेट का यूज़ करने के लिए उसको मतलब कि उसका यूज़ जब बढ़ा तो उसको सरकारी नियंत्रण में किया गया। 8वें दशक में अमेरिका ने 5 सुपर कंप्यूटरों की स्थापना की, ठीक है, जिनके द्वारा कई विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ा, ठीक है। इस समय इंटरनेट पर पूरे विश्व में 10 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने ईमेल के बारे में। ये हमारा अगला माध्यम है, ठीक है। इंटरनेट पर आधारित संप्रेषण का एक विशिष्ट माध्यम है ईमेल, ठीक है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके ज़रिए इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर या फिर उपकरण से संदेश को भेजा जा सकता है। ईमेल की मदद से क्या हो सकता है, मतलब ईमेल के ज़रिए इंटरनेट की मदद से एक कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके लिए एक ईमेल पते की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि जब हम कोई संदेश एक कंप्यूटर से एक उपकरण से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक ईमेल पते की ज़रूरत होती है ना फ्रेंड्स। आजकल हर किसी के पास खुद की ईमेल आईडी है, ठीक है, तो उसी को ईमेल पता बोला है, ठीक है, जो यूज़र नेम और डोमेन से मिलकर बनता है। तो जो हमारा ये ईमेल आईडी होती है ये यूज़र नेम और डोमेन से मिलकर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ईमेल इंटरनेट आधारित मेल या फिर संदेश है। तो ईमेल क्या है, ईमेल इंटरनेट पर आधारित मेल या फिर संदेश है। इसमें टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए तथा फाइल अटैचमेंट के लिए इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेजना है किसी को या फिर कोई फाइल अटैच करनी है, कोई फ़ोटो वगैरह, कोई PDF वगैरह, तो उसके लिए हमें इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। अगर हम इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा ईमेल होगा वो नहीं जाएगा, ठीक है। संप्रेषण माध्यम के रूप में ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी सूचना, संदेश, पत्र या फोटो आदि दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंचाया जा सकता है। यानी संप्रेषण के जो माध्यम है इनमें ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को, पत्र या फिर फोटो को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ईमेल द्वारा संप्रेषण करने में समय और धन दोनों की बचत होती है। तो फ्रेंड्स हमें भी पता है, सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है हमें तो, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा एक जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं वो कहीं से कितनी भी दूर तक जा सकता है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा माध्यम है वो है ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग इंटरनेट पर लिखी एक डायरी की तरह होता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए इसे एक ऐसी डायरी भी कहा जाता है जिसे लेखक सबसे साझा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ब्लॉग एक तरह से लेखक की सार्वजनिक डायरी है, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्लॉग को एमएमएस की तरह पढ़ा या फिर समझा जा सकता है, यानी कि हम ब्लॉग को एमएमएस भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता नाम की किताब में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने उल्लेख किया, यानी कहा है कि ब्लॉग की शुरुआत 1994 में एक युवा अमेरिकन छात्र जस्टिन हॉल ने की, यानी कि 1994 में ब्लॉग की शुरुआत अमेरिका के एक छात्र जस्टिन हॉल ने की थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने अनुभवों को इंटरनेट पर लिखा, यानी कि जस्टिन हॉल ने अपने जो उसके पूरे एक्सपीरियंसेस थे उसने उसको इंटरनेट पर लिख कर डाल दिया। ठीक है। इसके बाद जॉन बार्जर ने 1997 में इसे वेबलॉग यानी कि इंटरनेट डायरी का नाम दिया। ठीक है। 1997 में जॉन बार्जर ने ब्लॉग को वेबलॉग कह दिया, और यानी इसका मतलब होता है इंटरनेट डायरी। ठीक है। बाद में 1999 में पीटर समरहोल्ज ने इसे छोटा करके वेबलॉग को छोटा करके वी ब्लॉग कह दिया। ठीक है। और बाद में वेब ब्लॉग ही छोटा होकर केवल ब्लॉग रह गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता नाम की किताब थी जिसमें अजय कुमार सिंह जी ने ये सब बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय साधन है, यानी कि जो वेबसाइट है या फिर जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनको लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय साधन है। ठीक है फ्रेंड्स। वेबसाइट के ज़रिए इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक समुदाय बना दिया, यानी एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व के किसी भी देश की कोई भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो, वो एक साथ कई वेबसाइटों पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बस शर्त ये है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम उसे डाउनलोड करने में सक्षम हो। यानी कि फ्रेंड्स, दुनिया में किसी भी देश की कोई भी रिपोर्ट क्यों ना हो, वो हमें कई सारी वेबसाइट पर मिल सकती है, लेकिन बस एक जो इम्पॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो उसे डाउनलोड करने के लायक हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वेबसाइट पर उत्पादकों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों को इंटरनेट पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वेबसाइट के ज़रिए जो उत्पादक है, निर्यातक होते हैं, उत्पादक यानी जो अपना सामान बेचते हैं, निर्यातक जो खरीदते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं, उनको इंटरनेट पर काफ़ी फ़ायदा हो रहा है वेबसाइट की मदद से। ठीक है। कंपनियां अपने सामान के विज्ञापन के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना रही हैं। ठीक है। यानी कि अब जो कंपनियां आ रही हैं वो अपने किसी भी सामान का जब विज्ञापन करने जाती हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब पर भी करती हैं। ठीक है। वो इसको एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम मानती हैं। ठीक है। अगर उन्होंने इंटरनेट पर अपना विज्ञापन नहीं किया तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो रेस में पीछे रह गए और वो बाकी कंपनियों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वेबसाइट पर विज्ञापन के कई फ़ायदे हैं। ठीक है। कम खर्च पर विज्ञापन पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है, और कंपनियां जल्दी से अपने ग्राहकों की जो उनके डाउट होते हैं उनको दूर कर सकती हैं। ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं वेबसाइट पर विज्ञापन करने के। सूचना एवं संप्रेषण के दृष्टिकोण से आज इंटरनेट सिर्फ व्यापारियों, कारोबारियों और विज्ञापन एजेंसियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, धर्म, रोजगार आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इंटरनेट पर वेबसाइट एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यानी कि सूचना एवं संप्रेषण के दृष्टिकोण से ही नहीं, आज जो हमारी वेबसाइट है ये शिक्षा, राजनीति, मतलब इन सब के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ठीक है। अब हम देखेंगे वेबसाइट माध्यम के लाभ। ठीक है फ्रेंड्स। आज कोई भी व्यापारी या फिर जो संस्थान यानी कि कंपनी अपनी वेबसाइट बनाकर अपने विचारों का, अपने सामानों का, ठीक है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर, यानी पूरी दुनिया के लेवल पर। ठीक है। वेबसाइट के जरिए कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और इसमें लिखित के साथ साथ चित्र, ध्वनि, कार्टून आदि साथ भी सब भी उपलब्ध है। जैसे कि क्या होता था फ्रेंड्स, पहले वेबसाइट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वेबसाइट के अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं, वॉइस भी आ रही है, कार्टून्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, ये सब भी आ रहे हैं। ठीक है। तो ये भी इसके कुछ लाभ हो गए। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।